हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब ये है कि जो आप जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेते हैं तो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के बाद आपको नजर आता है कि कुछ ट्रांजैक्शन के अंदर आपसे कुछ एरर हुआ है। एरर को अभी हम देखेंगे कि एरर कितनी किस्म के होते हैं, लेकिन जब आपको कंफर्म हो जाए कि कहीं पे एरर है तो सबसे पहले स्टेप ये होता है कि उस एरर को लोकेट किया जाए, उसको ढूंढा जाए। जब वो एरर आपको पता चल जाए तो फिर उसके बाद उसकी रेक्टिफिकेशन की जाए। रेक्टिफिकेशन से मतलब होता है उसकी दुरुस्तगी की जाए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से मतलब ये है कि जो भी गलतियां होती हैं उनकी दुरुस्तगी की जाती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अकाउंटिंग के अंदर हम लोग ह्यूमन बीइंग है, मैनुअल अकाउंटिंग है, इवन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के अंदर भी एरर हो सकते हैं। तो जहाँ तक हम तो चूंकि क्लास के अंदर मैनुअल अकाउंटिंग देख रहे हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि जब कभी भी आपकी अकाउंटिंग के अंदर किसी किस्म का कोई एरर हो जाता है, आपने डेबिट की जगह किसी चीज को आप क्रेडिट कर देते हैं गलती से, या उसकी अमाउंट को आप गलत देख लेते हैं, या उसकी पोस्टिंग में कोई एरर है, या उसकी लेजर से उठा के जब ट्रायल बैलेंस में लेके जा रहे हैं तो उसका एरर है। तो जितने भी एरर्स हैं उनको कभी काटा नहीं जाता, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कटिंग नहीं की जाती कभी भी। तो क्या किया जाता है, उसके अगेंस्ट एक एंट्री पास की जाती है ताकि उस एरर को करेक्ट किया जाए। चलें देखते हैं अपनी वर्कबुक को। आप स्टूडेंट्स अपनी वर्कबुक को ओपन करें, पेज नंबर 57, unit number 10, rectification of error. Errors are unintentional misstatement, unintentional. Number one point. एरर अनइंटेंशनल होते हैं, याद रखिएगा। अगर आप इंटेंशनली सोच समझ के कुछ अगर करेंगे तो दैट इज कॉल्ड अ फ्रॉड। अनइंटेंशनल मिसस्टेटमेंट आर ओमिशन। मिसस्टेटमेंट मीन कोई गलती कर गए हैं आप, किसी जगह आपने चीजों को गलत आपने रिपोर्ट कर दिए, दैट इज अ मिसस्टेटमेंट आर ओमिशन। ओमिशन भी बहुत ज्यादा केसेस में आप इसको देखेंगे। ओमिशन स्टूडेंट्स भूल जाने को बोलते हैं कि जी हमने सिरे से कोई ट्रांजेक्शन पास ही नहीं की, उस चीज को हम ओमिट कर गए हैं, हम उसको अब भूल गए हैं। ये भी बहुत सारे केसेस के अंदर आपको नजर आएगा कि समटाइम हम चीजों को जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिन चीजों को आना होता है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, भूल जाते हैं, ओमिट कर जाते हैं। मिस्टेक कमिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट कोई सी चीज भी हो सकती है आप, लेकिन एक चीज बड़ी वाजह है कि आप अनइंटेंशनली आप आप आपको गलती से हो जाए तो उसे हम नॉर्मली एरर कहते हैं। ये बड़ा डिफरेंस है एरर और फ्रॉड के अंदर कि अनइंटेंशनल तो आपका एरर होता है, लेकिन जब इंटेंशनली आप अगर कोई इस तरह की मिस स्टेटमेंट करते हैं, ओमिशन करते हैं, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आप कुछ चीजों को गलत रिपोर्ट करते हैं तो दैट्स कॉल्ड फ्रॉड। The mistake may be on one routine. Number one, दो बड़ी टाइप्स को डिवाइड कर दिया गया है एरर की, एंड वन रिलेटेड टू द प्रिंसिपल। अब इसको हम डायग्राम में भी देखते हैं, दो बड़ी क्लासेस को डिफाइन कर दिया गया। नंबर वन क्लास को बोला गया दैट इज रिलेटेड टू रूटीन। देखिए अभी हमने रूटीन एंट्रीज हमने की है, हमने कहा था दीज आर रूटीन एंट्री जिसमें हमने सेल्स, परचेज, एसेट्स, ओनर इक्विटी, व्हाटएवर जो भी ट्रायल बैलेंस तक जो भी हमने चीजें की थी, दैट इज अ रूटीन मैटर एक। और दूसरा वो कह रहे हैं रिलेटेड टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में मैं अभी आपको बात बताऊंगा। प्रिंसिपल का जो एरर होता है वो बेसिकली आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंस को अगर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ अ प्रिंसिपल। Following are the most common error encountered in the books of accounts। ये देख लें, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से देखिएगा। नंबर वन एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, इसको हम अभी एक सेकंड बाद इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। हम दूसरे एरर्स को पहले देख लेते हैं, क्लेरिकल एरर्स। क्लेरिकल एरर्स कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर वन एरर ऑफ ओमिशन। जैसा कि बताया गया कि ओमिशन भूल जाने को बोलते हैं, आपने सिरे से ट्रांजैक्शन की ही नहीं है। तो एरर ऑफ ओमिशन में, या ओमिशन हैज टू टाइप्स। नंबर वन पार्शियली ओमिशन, कि आप एंट्री का कुछ हिस्सा या ट्रांजैक्शन का कुछ हिस्सा, या हो सकता है कि आपके पास एक कंपाउंड ट्रांजैक्शन हो जिसमें 3 डेबिट और 3 क्रेडिट हो, तो उसमें से आप कुछ हिस्सा आप ओमिट कर गए हो, आपने कुछ हिस्सा ओमिट किया हो, लेकिन कंप्लीट ओमिशन ना हो। और दूसरा हमारे पास एरर होता है कंप्लीट ओमिशन।
जिसके अंदर आप पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को, पूरी की पूरी एंट्री को ओमिट कर जाते हैं, भूल जाते हैं। नंबर वन, एरर ऑफ ओमिशन। नंबर सेकंड क्लास, एरर ऑफ अ कमीशन। इसमें कौन कौन से एरर होते हैं? नंबर वन, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। अब जर्नल एंट्री, रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल एंट्री है ना। जर्नल एंट्री में कोई से आप एरर करते हैं। जर्नल एंट्री में आप किसी भी तरह से एरर कर सकते हैं। जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, सपोज करते हैं आपने परचेज टू मशीनरी की आपने ट्रांजैक्शन तो ठीक पास की है, लेकिन उसकी जो वैल्यू आपने रिकॉर्ड की है वो आपने ठीक रिकॉर्ड नहीं की, कोई से एरर हो सकता है रिकॉर्डिंग में। एरर ऑफ अ पोस्टिंग। देखिए पोस्टिंग का अर्थ होता है, पोस्टिंग से क्लियर इशारा आपकी लेजर की तरफ है। पोस्टिंग का एरर क्या हो सकता है? आपने जो अकाउंट को जर्नल एंट्री से उठाया है, उसको आपने प्रॉपर अकाउंट के अंदर लेके जाना था, वो कैश का की ट्रांजैक्शन थी, तो आपने गलती से उसको मशीनरी में लिख दिया। ये एक हो सकता है, बहुत से ऑप्शन हो सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपने कैश को के अकाउंट को आपका डेबिट को उठा के आपने आगे लेजर अकाउंट में डेबिट साइड पे रिपोर्ट करना था उसके सोर्स के साथ, तो गलती से आपने यहाँ से तो वो ट्रांजैक्शन आपकी डेबिट हो रही है, वहां पे जाके आपने क्रेडिट कर दिया, तो कोई से भी और भी इस तरह से बहुत से एरर हो सकते हैं। लेकिन एरर ऑफ अ पोस्टिंग है ये बेसिकली जर्नल से जब आप लेजर अकाउंट के अंदर चीजों को पोस्ट कर रहे होते हैं, उसके अंदर आपका एरर आ सकता है। एरर ऑफ अ कास्टिंग, यस, एरर ऑफ कास्ट। कास्ट का मतलब उसकी वैल्यू। जैसा कि पहले भी एग्जांपल देगी कि कास्टिंग में कुछ भी हो सकता है। एक कोई अकाउंट था हमारा जिसके अंदर 10,000 की वैल्यू थी, आपने उसको गलती से 100,000 की वैल्यू लिख लिया, या वाइस वर्सा कर दिया, कोई एक जीरो कम कर दी, कास्ट उसको अंडर कास्ट कर दिया या उसको ओवर कास्ट कर दिया। याद रखिएगा, एक तो इक्वल कास्ट होती है, मीन आपकी 10,000 की वैल्यू है तो आपने 10,000 वैल्यू रिपोर्ट की, दैट का इक्वल कास्ट जो थी, लेकिन इसको ओवर कास्ट कर सकते हैं आप। 10,000 की वैल्यू को आप 20,000 आपने रिपोर्ट कर दिया, या अंडर कास्ट कर सकते हैं 10,000 की वैल्यू को आपने 8,000 रिपोर्ट कर दिया। और इसी तरह से एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड आपके पास कैरिंग फॉरवर्ड, जो आप लेजर लेजर अकाउंट से उठा के अगर ट्रायल बैलेंस में लेके जा रहे हैं, या लेजर अकाउंट के आप ब्रॉड फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसके अंदर आपके इश्यूज आ सकते हैं। अब जो एक एरर एरर ऑफ प्रिंसिपल है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे उसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि देयर आर टू क्लासेस। नंबर वन, एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा इसमें समझ लेंगे। यहाँ पे एक इशू आता है आपका, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल ये वर्ड को देखिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट्स, आपको पता है ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से मतलब ये है कि आप ऐसा एक्सपेंस कर रहे हैं जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा के लिए हो। इन अदर वर्ड्स, एक्सपेंसेस ऑन एसेट्स। मैं सिंपली लिखता हूँ कि वो खर्चा जिसको जो आपने एसेट को एक्वायर करने के लिए किए, उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर से मुराद याद रखिएगा ये होता है कि अगर आप कोई ऐसा जो एसेट परचेज कर रहे हैं, अल्टीमेटली यू नो कि एसेट का बेनिफिट आपके पास एक साल से ज्यादा के लिए होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर नंबर वन। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ दूसरी टर्म को, जरा देखिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंस। कुछ बुक्स या कुछ लोग इसको भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, लेकिन मेरी नजर में ये जो इसकी प्रॉपर टर्म है वो आपकी रेवेन्यू एक्सपेंस है। अब आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि ये तो रेवेन्यू तो अलग चीज होती है और एक्सपेंस अलग चीज होती है। रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है? ठीक है, यस, दिस इज अ फ्रेज। ठीक है, तो फ्रेज हैज अ डिफरेंट मीनिंग। एक्सपेंस आप ऐसा कोई खर्चा करते हैं जिसका अल्टीमेटली बेनिफिट एक साल ही के लिए, एक साल के अंदर अंदर उसका बेनिफिट होगा, दैट इज कॉल्ड अ रेवेन्यू एक्सपेंस। स्टूडेंट्स, इनिशियल टर्मिनोलॉजी में जरा देखिएगा, एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस? नॉर्मली लूजली हम दोनों को एक ही टर्म में यूज करते हैं, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस ये है कि वो खर्चा जो एक साल से ज्यादा
का बेनिफिट दे आपको, जिससे मीन आप फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने कोट करता हूं। आपने स्टेशनरी परचेज की है, स्टेशनरी फॉर बिजनेस परचेज की है, लेकिन थोड़ी सी परचेज की है। आपने कुछ छोटे से कागज परचेज किए, थोड़े से पेन वगैरह परचेज कर दिए, स्टेपलर परचेज कर दिए, जो अल्टीमेटली एक साल के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाएंगे, दैट इज का रेवेन्यू एक्सपेंस। लेकिन अगर आप एक बल्क में स्टेशनरी परचेज कर दें, आप 10 कार्टन 20 कार्टन आप पेजेस के परचेज कर लें, इसी तरह से आप 200 डब्बे पेन परचेज कर लें, और साथ इसी तरह से आप 50 स्टेपलर परचेज कर दें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप जरा देखें, स्टेशनरी दोनों साइड पे स्टेशनरी ही है, लेकिन एक साइड पे स्टेशनरी थोड़ी कम मिकदार के अंदर है, जिसे हमें पता है कि एक साल के अंदर अंदर हम कंज्यूम कर लेंगे, अगले साल हमें नई परचेज करनी पड़ेगी, हो सकता है 1 महीने के अंदर कंज्यूम कर लें इसको। तो अगर कोई खर्चा जो एक साल के अंदर अंदर का हमें बेनिफिट देगा, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंस बोलेंगे। और ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा तक जाएगा, इन अदर वर्ड ऐसा खर्चा जो फॉर परचेज ऑफ एसेट्स पे किया जाए, एक्विजिशन ऑफ एसेट पे खर्चा किया जाए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। मुझे उम्मीद है कि रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका फर्क क्लियर हो जाएगा। अब जरा समझिएगा, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं ना, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मशीनरी हमने खरीदी, मैं इसकी एग्जांपल लिखता हूँ। मशीनरी इसका अल्टीमेटली बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा के लिए होता है। टू कैश ट्रांजैक्शन हमने पास की है, और इसके लिए हम ट्रांजैक्शन पास करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए हम पास करते हैं, जो सिंपल सा हमारे पास एक होता है परचेजेस। ये जो परचेज गुड्स का केस होता है, परचेजेस टू कैश। अब बात समझ आ गई ना? देखो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर से मतलब ये था कि मैं एक और चीज भी यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इसके साथ, ताकि याद रहे आपको। यहाँ पे मोर देन ये एक साल से ज्यादा का खर्चा, ठीक है। और ये रेवेन्यू एक्सपेंस कंज्यूमिंग विद इन 1 ईयर, ओके। ये देखिए ये विद इन 1 ईयर का एक्सपेंस है, और ये एक साल से ज्यादा का एक्सपेंस है। एक साल से ज्यादा, देखो मशीनरी हमने परचेज की ना, हम लैंड परचेज करें, हम घर बनाए। देखो एग्जांपल आपके माइंड में रखा, अगर हम एक घर बना दें, अगर हम एक घर बनाए, तो घर का जो खर्चा है, घर पे जो भी हमारी खर्चा एक्सपेंस इनकर हुआ है, दैट इज एक्सपेंडिचर। पूरा घर बनाए, वो पता नहीं 20 साल 50 साल 100 साल तक वो कायम रहेगा। लेकिन अगर हमने उसी घर के अंदर इस साल हमने सिर्फ व्हाइट वॉश करवाया है, तो भाई व्हाइट वॉश जो हमने किया है, व्हाइट वॉश का एक्सपेंस जो होगा वो विद इन 1 ईयर ही रहेगा, वो एक साल के अंदर अंदर आपका एक्सपेंस जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। सो याद रखने की बात ये है कि ऐसा एक्सपेंस जो एक साल के अंदर अंदर जिसका बेनिफिट हम ऑब्टेन कर लें, खत्म हो जाए, वो कंज्यूम हो जाए, अगले साल फिर हमें एक्सपेंस करना पड़ेगा, तो वो एक्सपेंस है। और अगर एक ऐसा खर्चा जिसका अल्टीमेटली हमें बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिले, 2 साल 4 साल 5 साल या 100 साल, तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर से एग्जांपल बताइए। मशीनरी हमने परचेज की, उसका अल्टीमेटली बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा होगा, लेकिन हमने गुड्स परचेज किए हैं जो हमारे ओवरऑल ऑपरेशन के अंदर फैसिलिटेट कर रही है, तो अल्टीमेटली वो एक साल के अंदर अंदर या 2 महीने के अंदर अंदर, वो जो साल के अंदर अंदर ही है, वो खत्म हो जाएगी। अब मैं इस पे आता हूँ, ये अगर आपका ये पॉइंट कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंसेस का पॉइंट स्टूडेंट्स अगर आपका क्लियर है, तो आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल आपका क्लियर हो गया। एरर ऑफ प्रिंसिपल से क्या मतलब होता है, हम गलती से, सुनिए आप पॉइंट को, हम गलती से अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंसेस कंसीडर कर दें, या रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रांजैक्शन थी जी, परचेज परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ट्रांजैक्शन, ठीक है, और इसको हमने गलती से, अब जरा देखें हम गलती कर रहे हैं, एरर कर रहे हैं, हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कर रहे हैं। हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल किया, हमने लिखा परचेजेस टू, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्यों?
ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। इसकी एरर ऑफ प्रिंसिपल है कि दिस इज अ परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का अल्टीमेटली बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा के लिए होगा, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इसको गलती से, दिस इज अ रॉन्ग एंट्री, हमने इसको गलती से इसकी ट्रांजेक्शन जो पास होनी चाहिए थी वो फर्नीचर टू कैश पास होनी चाहिए थी, बिकॉज इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन इसको हमने रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड कर दिए कि परचेज टू कैश। तो लिहाजा दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ एरर ऑफ अ प्रिंसिपल। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल की एक एग्जांपल है। चलिए स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। दिस इज बेसिकली अगेन रैप अप ऑफ दिस आइडिया। एरर ऑफ अ प्रिंसिपल मीन कि जब आप प्रिंसिपल का एरर करते हैं और उसमें मेजॉरिटी जो एरर है वो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंसेस या रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर करते हैं, नंबर वन। दिस इज अ मेजर एरर। और इसके अलावा भी जो आपकी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के जो प्रिंसिपल्स हैं, जिसके डेबिट के क्रेडिट के रूल्स हैं या एटसेट्रा जो भी आपके पास हैं, आप एसेट के आपको पता है डिफरेंट रूल्स हैं, लाइबिलिटीज, ओनर इक्विटी, रेवेन्यूज के डिफरेंट रूल्स हैं। उन रूल्स को अगर आप गलती से करें, सपोज आप सेल्स को, हमें पता है सेल इज अ रेवेन्यू अकाउंट, हमेशा क्रेडिट होता है, उसको आप डेबिट कर दें तो भी आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है। इसी तरह से जो आपके प्रिंसिपल्स जो हमने सीखे हैं उसके रिलेटेड जो आपकी चीजें हैं वो आपके एरर ऑफ प्रिंसिपल है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा और आगे चलते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक चीज को डिस्कस किया था कि जो आपका ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस अगर ठीक आ जाए, दोनों साइड आप ट्रायल बैलेंस की बराबर हो, तो इससे कोई ये नतीजा आप नहीं निकाल सकते कि आपकी आपकी आपका बिजनेस, आपकी ट्रांजेक्शन, आपका क्वेश्चन फ्री ऑफ एरर है। दोनों ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर होने के बावजूद भी उस ट्रायल बैलेंस के अंदर मल्टीपल एरर्स हो जा सकते हैं, जिसकी एग्जांपल्स हमने पिछले यूनिट जो आपका जो आपकी लेक्चर नंबर 9 था उसके अंदर डिटेल से उसकी एग्जांपल को भी हमने देखा। हमने देखा कि एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा भी था जिसकी दोनों साइड्स पे इक्वल अमाउंट आ रही थी, वो टैली कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके अंदर बहुत से एरर होते। चले हम ट्रायल बैलेंस को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अब आज आपने जरा सपोज करना है कि आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया है, आपने जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस कर दिया है, ट्रायल बैलेंस के एंड पे जाके आपको कुछ इश्यूज हैं। अब आज हम उन इश्यूज को देख रहे हैं और फिर हम इससे आगे चलेंगे। चले इससे आगे चलने से पहले एक और बात भी माइंड में आ गई स्टूडेंट। स्टूडेंट जैसा कि कहा गया था कि जो आपके बुक कीपर्स हैं, बुक कीपर्स के पास जो नॉलेज होता है वो लिमिटेड नॉलेज होता है। जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस का नॉलेज होता है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज व्हाई उनको हम बुक कीपर्स बोलते हैं। बुक कीपर्स कौन होते हैं? क्लेरिकल स्टाफ होता है हमारा, जो ये एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। अब आज का लेक्चर जो है ये बुक कीपर या बुक कीपिंग से थोड़ा आगे चला गया है। आज का लेक्चर आपके अकाउंटिंग के अंदर आ रहा है, तो इसके अंदर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, कुछ टेक्निकल चीजें भी आपको नजर आएंगी। एरर्स को देखें, एरर्स इन ट्रायल बैलेंस। Errors in trial balance are classified as error disclosed by trial balance, number one, and error not disclosed by a trial balance. अब errors को दो तरह से डिवाइड किया गया as far as trial balance is concerned. Number one, errors disclosed by trial balance, के ऐसे एरर जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली ना करे, दोनों साइड बराबर ना हो। लेकिन उससे खतरनाक एरर नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, आपका ट्रायल बैलेंस तो बराबर होगा दोनों साइड, लेकिन स्टिल उसके अंदर बहुत से ऐसे एरर्स होते हैं जिसको आज हम डिस्कस अभी करने जा रहे हैं, जो आपसे फिर भी होते हैं लेकिन वो आपका ट्रायल बैलेंस आपको टैली नजर आता है, नंबर वन। अच्छा, अब ट्रायल बैलेंस को मैं फिर ट्रायल बैलेंस हमने बात की है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के लिए मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि ट्रायल बैलेंस जस्ट शोज अरिथमेटिक एक्यूरेसी। अरिथमेटिक एक्यूरेसी में मीन डेबिट इज इक्वल टू अ क्रेडिट। फॉर एग्जांपल आपने जर्नल एंट्री के अंदर इक्वल डेबिट और इक्वल क्रेडिट किया है, तो आपका ट्रायल बैलेंस अब बराबर रहेगा।
फॉर एग्जांपल मैं दोबारा रिपीट करता हूँ अपनी बात कि अगर आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर आप ट्रायल बैलेंस आपने बनाया है तो आप देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस अगर बराबर है तो हो सकता है कि उसके अंदर एरर ना हो, लेकिन ट्रायल बैलेंस शो क्या कर रहा होता है? ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन पे जाएं। ट्रायल बैलेंस शो कर रहा होता है, ट्रायल बैलेंस शो जस्ट अरिथमेटिक एक्यूरेसी, वो मैथमेटिकल एक्यूरेसी आपको बता रहे हैं। अब मैथमेटिकल एक्यूरेसी से क्या मुराद है कि जितना आपने डेबिट किया है फॉर एग्जांपल जर्नल एंट्री के अंदर, उतना ही आप क्रेडिट कर दें, इवन गलत कर दें। कैश टू सेल्स की आपने एंट्री पास की है, गलती से आपने सेल्स टू कैश की एंट्री पास कर दी, रिवर्स एंट्री पास कर दी। उसके अंदर अमाउंट आपने लिखना था 100,000 तो गलती से आपने 10,000 लिख लिया। लेकिन क्या किया आपने, जितना डेबिट लिखा उतना ही क्रेडिट लिखा, तो ट्रायल बैलेंस इसको नहीं आइडेंटिफाई कर सकता, इसको इसको नहीं पकड़ सकता कि यहाँ पे एरर है। ट्रायल बैलेंस सिर्फ अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह न्यूमेरिकल एरर हो, किसी एंट्री के अंदर आपने 10,000 उसकी डेबिट में लिखा हो और 1,000 उसकी क्रेडिट में लिखा हो, जो डिफरेंस है डेबिट और क्रेडिट के दरमियान, तो फिर ट्रायल बैलेंस रिफ्लेक्ट करेगा। या फिर आपने आगे कोई लेजर के अंदर एरर की हो, तो ट्रायल बैलेंस को पहले माइंड में रखें तो फिर आपको बात समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं हम कौन कौन से एरर, थोड़े से जरा इसको देखते हैं। एरर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, पहले हम इनकी तरफ आ जाते हैं। जो सिंपल से एरर्स हैं, ज्यादा ट्रिकी एरर जो है वो होते हैं जिसको ट्रायल बैलेंस में नहीं पकड़ सकते। नंबर वन देखें अपने माइंड में, क्या अपने माइंड में रखना है, ये वही एरर होंगे। इनके पीछे जो इसका बेस्ट एरर क्या हुआ है कि जहां पे आपने किसी जगह आपने इक्वल अमाउंट नहीं लिखी है, आपने कोई न्यूमेरिक एरर किया हुआ है। न्यूमेरिक एरर करेंगे, अरिथमेटिक एक्यूरेसी नहीं थी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, जो आपने जर्नल बनाया है, जो आपने लेजर बनाया है, उसमें अरिथमेटिक एरर किया हुआ आपने, आपने अमाउंट का एरर किया हुआ है, तो वो इनमें आपको नजर आएगा। देखें सबसे पहले क्या है, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन है, फुल ओमिशन नहीं है। देखो फुल ओमिशन होती है वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पार्शियल ओमिशन में मतलब ये है कि आपने डेबिट साइड पे तो आपने सारी चीजों को एंटर कर दिया, क्रेडिट में आपने कुछ एक चीज एंटर करनी थी वो आपने नहीं की, या वाइस वर्सा हो सकता है। इसमें भी देख लें कि क्या हुआ है, इसके बेस एरर क्या है। बेस एरर ये है कि आपने इक्वल डेबिट और इक्वल क्रेडिट नहीं किया, दैट इज व्हाई ट्रायल बैलेंस इसको पकड़ लिए। आगे चलो, एरर ऑफ कास्टिंग, अगेन आपने वैल्यू में डिफरेंस किया है, उसी पे बात कर रहे हैं। डेबिट की वैल्यू और क्रेडिट की वैल्यू के अंदर क्लियर डिफरेंस है, कास्टिंग के इशू है, फिर हो सकता है। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड में देख लें आपने क्या किया है, आपने कैश का अकाउंट को उठा के जब आपने कैरी फॉरवर्ड किया आगे ट्रायल बैलेंस के अंदर या इवन आपने लेजर के अंदर, तो गलत अकाउंट के अंदर आपने ऐड कर दिया। एरर ऑफ पोस्टिंग इन द रॉन्ग साइड ऑफ करेक्ट अमाउंट, ये जो मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था इसी से। देखो एरर ऑफ पोस्टिंग इन द रॉन्ग साइड ऑफ अ करेक्ट अकाउंट, आपने कैश का डेबिट अफेक्ट आपने उठाया है और उसको अल्टीमेटली आपने लेजर के अंदर लेके जाना है, तो आपने उसको डेबिट के अंदर ही लेके जाना है, क्योंकि आपकी ट्रांजेक्शन थी कैश टू सेल जिसमें कैश का इम्पैक्ट था, उसको आपने उठाना था लेजर के अंदर, डेबिट साइड में उसके सेल्स सोर्स के साथ आपने उसको रिपोर्ट करना था। लेकिन गलती से आपने अकाउंट तो ठीक में ले गए, कैश ही अकाउंट में ले गए, लेकिन उसको रॉन्ग साइड पे ले गए। देखो रॉन्ग साइड पे एंटर करने से क्या हो जाएगा, उसका क्रेडिट साइड आप ज्यादा करने जा रहे हैं, हालांकि उसको डेबिट पे करना था। अगर डेबिट पे करते तो दोनों बराबर हो जाते, आपका इक्वल डेबिट और इक्वल क्रेडिट का रूल अप्लाई हो जाता। लेकिन इस वक्त आपने क्या किया, डेबिट करने के बजाय उस चीज को आपने क्रेडिट कर दिया, तो अल्टीमेटली देखिए क्रेडिट वाला पड़ला जो है वो ज्यादा भारी हो गया, तो अल्टीमेटली उसकी रिफ्लेक्शन आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर भी नजर आएगी। एरर ऑफ पोस्टिंग टू करेक्ट अकाउंट विद अ रॉन्ग अमाउंट, इसमें भी इसी तरह से ये है कि आपने उसी अकाउंट ठीक अकाउंट में किया, लेकिन वहां से 10,000 की वैल्यू को आपने पिक किया था, आगे जाके आपने सिर्फ 1,000 की आपने रिपोर्ट की, एक जीरो मिस कर गए। इसी तरह से डबल पोस्टिंग इन द सेम अकाउंट, आपने देखो डेबिट तो आपने एक दफा कर दिया था कैश का, लेकिन गलती से दो दफा डेबिट कर दिया। दो दफा डेबिट करने से क्या हो गया, आपका एक दफा तो जरूर उसका हक बनता था जो उसको चाहिए था, लेकिन दो दफा डबलिंग कर दिया आपने। डबलिंग डेबिट पे डबलिंग किए, उसका आपको नजर आ रहा है, तो आगे चल के आपके ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड ज्यादा शो करेगा। अब दूसरे एरर की तरफ आते हैं, एरर नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। ये ज्यादा ट्रिकी एरर है। नंबर वन, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन, फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन हमने करनी थी कि सैलरी टू कैश, हमने अपनी एम्प्लॉय को सैलरी दी, तो हमने एंट्री पास करनी थी सैलरीज टू कैश, तो कंप्लीट ओमिशन कर गए हैं।
ना हमने डेबिट पे सैलरी लिखा, ना क्रेडिट पे, हमने पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को ओमिट कर गए। ट्रायल बैलेंस तो कुछ पता नहीं है। ट्रायल बैलेंस अगर फॉर एग्जांपल थिंग उसने पार्शियल ओमिशन करते तो पकड़ लेता, लेकिन इसमें तो नहीं, ट्रायल बैलेंस बराबर रहेगा। आगे चलो, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग से क्या मतलब है कि हमने रिकॉर्ड जो करना था चीजें, रिकॉर्डिंग में बहुत से इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ट्रांजैक्शन पास करनी थी सैलरी टू कैश, या और आगे चले जाते हैं किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर हमने ट्रांजैक्शन पास करनी थी ड्राइंग टू कैश, ड्रॉ किया था आपके ऑनर्स ने, उसको गलती से हमने ड्राइंग टू कैश की जगह उसको कैश टू ड्राइंग कर दिया हमने, या उसको ड्राइंग टू कैश 100,000 था, हमने ड्राइंग टू कैश 10,000 कर दिया, उसके अमाउंट में एरर आ गया। रिकॉर्डिंग में कोई सा आप एरर कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं, या एरर ऑफ प्रिंसिपल, कॉमन एरर जिसमें आप गोल्डन रूल के अगेंस्ट आए, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। या फिर आप जैसा कि अभी बात की गई थी कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंस का डिफरेंस को ना समझ सके, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू कंसिडर कर दें या रेवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर कर दें, तो दैट इज कॉल्ड अ एरर ऑफ अ प्रिंसिपल। आगे चलें, एरर ऑफ अ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट इन द राइट साइड विद द करेक्ट अमाउंट। देखिए हम ऐसा करते हैं, फॉर एग्जांपल परचेज का अकाउंट था, उसको उठा के हम आगे किसी और एक्सपेंस के अंदर, सैलरी के अंदर डेबिट साइड पे हम रिपोर्ट कर देते हैं। देखो परचेज भी तो एक्सपेंस है, उसको भी तो डेबिट लगना था, उसका उसका प्रोसेस भी डेबिट साइड पे जाना था। तो अभी आपने क्या किया है, अभी भी आपने एक एक्सपेंस अकाउंट ही है, उसलिए उसका उसका इफेक्ट भी आगे डेबिट ही जाएगा, लेकिन आपका अकाउंट तो रॉन्ग है। आपने चूंकि परचेज का अगर उसको उसकी उसकी पोस्टिंग थी परचेज अकाउंट की, तो आपने उसको परचेज अकाउंट में करना था, लेकिन परचेज में नहीं किया, आपने उसको उठा के सैलरीज अकाउंट में कर दी, दोनों का डेबिट बैलेंस नॉर्मल होता है। तो अल्टीमेटली जरा देखिएगा, आगे ट्रायल बैलेंस ठीक नजर आएगा आपको, ट्रायल बैलेंस बराबर होगा, लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि आपका जो परचेज अकाउंट का बैलेंस है वो गलत होगा, सैलरी अकाउंट का बैलेंस आपका गलत होगा, ये दो अकाउंट आपने गलत डील कर दी, क्योंकि एक अमाउंट को जिसको परचेज अकाउंट के अंदर जाना था उसको गलती से आपने सैलरीज अकाउंट के अंदर डाल दिए, लिहाजा दोनों दोनों एक्सपेंस है, आगे तो आपका ठीक हो गया, लेकिन ओवरऑल दोनों अकाउंट आपके एरर है। और आखिरी एरर स्टूडेंट्स हमारे पास है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर के लिए याद रखें कि कंपनसेटिंग एरर एक एरर नहीं होता, मल्टीपल एरर होते हैं, लेकिन फर्क इनका 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 ये क्या होता है, ये एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट कर रहे होते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल आपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कहीं पे 10,000 का डेबिट एरर किया, एक एंट्री के अंदर किया या दो एंट्रीज के अंदर किया, लेकिन उसका जो ओवरऑल वैल्यू बनती थी वो 10,000 बनता था डेबिट में। फिर आपने आगे कहीं जाते जाते कहीं पे 10,000 का क्रेडिट एरर भी कर दिया, एक जगह किया, ये दो जगह को मिला के 10,000 बनते हैं, लेकिन अब देखिए 10,000 का डेबिट एरर 10,000 के क्रेडिट एरर को आपस में कंपनसेट कर देगा। हो सकता है कि ये चार पांच एरर हो, लेकिन चूंकि इनका दोनों की वैल्यू सेम है, आपने जितना ही डेबिट एरर किया उतना ही क्रेडिट एरर किया, तो दोनों आपस में कंपनसेट कर देंगे, लिहाजा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे भी उतना ही एरर जाएगा और क्रेडिट साइड पे अल्टीमेटली उतना ही एरर जाएगा, तो वो आपस में कंपनसेट हो जाएंगे, ट्रायल बैलेंस इसको किसी तरह से डिस्क्लोज और नहीं कर सकेगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एरर्स है जो हमने देखे हैं। पहला एरर हमने ओवरऑल टाइप्स ऑफ एरर्स देखे हैं, जिसको दो टाइप में डिवाइड किया, फिर क्लरिकल एरर को एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ क्लरिकल एरर, फिर क्लरिकल एरर के फर्दर तीन टाइप्स हैं, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर। यहाँ पे भी ऊपर हमने शायद इस एरर को छोड़ गए थे, कंपनसेटिंग एरर, जैसा कि बता दिया गया कि ऐसे ये एक एरर नहीं होता, दैट इज अ सेट ऑफ एरर्स जो डेबिट एरर्स क्रेडिट एरर्स को आपस में कंपनसेट कर रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली आपका ट्रायल बैलेंस उसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता। ये यहाँ पे भी हमने डिस्कस कर लिया। अब स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट बात है, देखो एरर तो इंसान है, कॉमन सेंस होता है, एरर किसी तरह से भी हो सकता है, प्रिंसिपल रिलेटेड भी हो सकता है, रूटीन रिलेटेड भी हो सकता है, किसी रिलेटेड भी हो सकता है। तो एरर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लोकेशन ऑफ एरर, लोकेशन ऑफ एरर को आइडेंटिफाई करना या एरर को लोकेट करना, लोकेटिंग ऑफ एरर, कि हमने एरर को लोकेट करेंगे। लोकेट से मतलब ये है कि एरर को ढूंढना। अब आप सपोज करें, अभी एक मिनट के लिए मेरे साथ सपोज करें कि आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है, चले हम ट्रिक की एरर में अभी नहीं जा रहे हैं,
हम अभी इस तरह के एरर में जा रहे हैं जहां पे आपका ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं है। आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है तो ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड्स आपने देखा, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड है, वो आपस में इक्वल नहीं है। मैं सपोज करता हूँ कि जो डेबिट साइड है वो आ रहा है आपके पास, डेबिट आ रहा है आपके पास 10,000, और जो आपके पास क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस है वो आ रहा है, मैं सपोज करता हूँ जी 9,000। ठीक हो गया, आगे चलता हूँ। अब इशू क्या है, अब सबसे बड़ा इशू ये है कि यार वो लोकेट करने एरर को, कहाँ पे एरर हुआ है। अगर हम देखो ये बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, एंट्री पास करना इज नथिंग। अगर हम लोकेट कर लें कि ये फलां चीज में एरर है हमारे पास। अब जरा आप सपोज कर सकते हैं कि आपने जर्नल की भी 20 एंट्रीज पास की हुई हैं, उसके बाद जो आपके लेजर के 15 अकाउंट आपके लेजर के बने हुए हैं, और आखिर में आपका ट्रायल बैलेंस है। अब आपने जब आपने ट्रायल बैलेंस के एंड पे पहुंचे हैं, जब उसको देख रहे थे, आप बैलेंस कर रहे थे, उसको टोटल कर रहे थे ट्रायल बैलेंस को, तो आपने देखा है कि जी दोनों साइड बराबर नहीं है। एक में 10,000 है, दूसरे पे 9,000 है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1,000 रुपीज इन द क्रेडिट साइड। तो अब क्या करेंगे, अब करना ये है कि हमने एरर को ढूंढना है और एरर को लोकेट करना है। वंस लोकेटेड फिर रेक्टिफाई करना सिंपल। यहाँ पे देखें कुछ स्टेप्स हैं, उसको हम देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इन स्टेप पे जाने से पहले एक जनरल सी बात बताना चाहूंगा। देखो जब भी हम किसी भी चीज का ट्रायल करते हैं या किसी भी चीज का हम ऑडिट करते हैं, ज्यादा स्पेसिफिक वर्ड है, ऑडिट करते हैं, ठीक है, उसको चेक करते हैं कि उसके अंदर कोई एरर, करप्शन या एक्सेट्रा इस तरह की कोई विंडो ड्रेसिंग या कुछ इस तरह की कार्रवाई अगर नहीं है, उसको चेक करते हैं। तो याद रखिएगा जब स्टेटमेंट्स बनती है ना, देखो आपने कैसे बनाया, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, इस तरह से प्रिपेयर किया ना, पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। मैं इसी की एग्जांपल आपके सामने रखूं कि जब भी आपने किसी किस्म का इस पे ऑडिट करना है, ट्रायल करना है, इसको चेकआउट करना है, तो याद रखें इसको रिवर्स चेक किया जाता है हमेशा। ये नहीं होगा कि पहले जर्नल को चेक किया जाएगा फिर लेजर को फिर नहीं, सबसे पहले जो लास्ट स्टेटमेंट होती है ट्रायल बैलेंस को। इसी तरह से ऑडिट के अंदर ऑडिट ट्रायल जब हम करते हैं उसका भी यही रूल होता है कि रिवर्स साइड से हम करते हैं। जो फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर की होती है उसको सबसे पहले चेकआउट किया जाता है, देन प्रीवियस एंड देन प्रीवियस एंड सो फार, आखिरी जो भी हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी उस तक हम सारी स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। तो सिंपल, आपका एरर आ गया ट्रायल बैलेंस के अंदर जी। अब आपने क्या करना है, आपने पहले जर्नल नहीं चेक करना, आपने सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को चेक करना है, ट्रायल बैलेंस को, फिर उसके बाद आपने लेजर में जाना है, फिर उसके बाद आपने जर्नल में जाना है। ये ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखें। अब आ जाएंगे इन स्टेप्स के ऊपर। ये कुछ जरूरी नहीं है कि इन 9 स्टेप्स के अंदर अंदर आपको एरर मिल जाए, ये कतई जरूरी नहीं है, ठीक है। पता नहीं एरर किस किस्म का है और कहाँ पे आपने किया हुआ है, लेकिन ये जेनेरिक 9 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू मेजॉरिटी 80% उम्मीद है कि 80% तक या इसके आगे पीछे आपके एरर आइडेंटिफाई हो जाएंगे। नंबर 1 स्टेप का, मेक श्योर बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस इन करेक्ट साइड। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने प्रैक्टिस की थी, क्वेश्चन की, कि हमने देखे थे सारे अकाउंट्स को हमने चेक किए थे ट्रायल बैलेंस में। जी ओनर इक्विटी अकाउंट है, इसका तो नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट क्रेडिट साइड पे। अच्छा जी परचेज अकाउंट है, हाँ जी कहाँ पे इसका देखा हमने, लेजर अकाउंट के अंदर नॉर्मल बैलेंस पे हमें पता है इसका डेबिट होता है डेबिट साइड पे। इस तरह से सारे अकाउंट को हमने देख लिया कि यार दिस इज रेवेन्यू अकाउंट, अगर ये रेवेन्यू अकाउंट है, ये फी अर्नड है, तो ये कहाँ पे होना चाहिए, क्रेडिट साइड पे होना चाहिए। इसी तरह से सारे अकाउंट को सबसे पहले चेक करें, चेक कर लीजिए, देखा जी हमने चेक किए ना, नहीं मिला जी, इसमें कोई एरर नहीं, ओके जी आगे चलो। चेक वेदर डेबिट एंड क्रेडिट साइड एडेड करेक्टली बाय अपोजिट डायरेक्शन। एक जनरल सी बात होती है कैलकुलेशन में कि नॉर्मली, ये भी आपको मैं एक हिंट बता दूं कि जब भी आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हैं, प्लस करते हैं चीजों को, तो नॉर्मली हम टॉप से बॉटम की तरफ हम प्लस करते हैं, ठीक है। तो कभी भी एरर आ जाए तो ये एक छोटी सी सजेशन ही है, समझें इसको कि रिवर्स ऑर्डर में एक दफा फिर देख लें, एक दफा फिर उसको नीचे से ऊपर की तरफ इसको प्लस करके आप देख लें, ठीक है। और थोड़ा सा जरा वैल्यूज को थोड़ा गौर से देखेंगे। समटाइम पढ़ने में इश्यूज हो जाता है हमें, 3,000 को हम लिखने में 4,000 लिख लेते हैं, या प्रोनाउंस करने में उसको 5,000 पढ़ लेते हैं। ये इश्यूज समटाइम मेरे साथ भी, आपके साथ यहाँ पर भी आप देखेंगे हो जाता है। तो ये चीज एक बहुत कॉमन है।
तो इसको आपने रिवर्स ऑर्डर में सारे ट्रायल बैलेंस को दोनों साइड को ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ कैलकुलेटर में एक दफा प्लस करके फिर एक दफा देखें। हम सपोज करते हैं कि ना जी हमारा मसला यहाँ तक हल नहीं हुआ है। अब आपने स्टेप नंबर 3 पे जाना है। आपने डिवाइड द डिफरेंस बाय 9। ठीक है, दिस इज ये एक बहुत अच्छा रूल भी है और एक अच्छी चीज है। देखो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 9000 का डिफरेंस आ रहा है जी। 10,000 में चले या 10,000 माइनस 9,000 ना, डेबिट साइड पे 10,000 है, क्रेडिट साइड पे 9,000 है। इसका डिफरेंस कितना आ गया 1000, और इसको डिवाइड कितना करना है 9 पे। ठीक है, 9 पे डिवाइड करें तो आगे क्या कह रहा है ये बंदा कि अगर इफ डिविजिबल बाय 9, अगर पूरे का पूरा 9 पे डिवाइड हो जाए, जो हमें ना यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये 9 पे कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता है। 1000 डिवाइड बाय 9, इससे आ रहा है जी 111.111, मीन कि ये 111.111, तो इसका मतलब है ये पूरे का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये पूरे के पूरे डिवाइड हो जाता, मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ कि ये 10,000 वैल्यू थी और ये 9,100 वैल्यू थी। ठीक है, 9,100 की वैल्यू में से अगर इसको माइनस किया जाए तो ये हमारे पास बनेगा 900। ठीक है, और 900 को जब हम 9 पे डिवाइड करेंगे तो उससे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर इस तरह का केस हो जाए कि आपका डेबिट साइड 10,000 था, क्रेडिट साइड 9,100 था आपके पास, जिसका डिफरेंस बनता था आपके पास 900 इज अ डिफरेंस। बेसिकली ये क्या कह रहा है, डिवाइड द डिफरेंस बाय 9। तो हमने जो डिफरेंस निकला हमारे पास, उसको हमने 9 से डिवाइड किया, और पूरे का पूरा अगर डिवाइड हो जाए तो याद रखिए दिस एरर इज कॉल्ड अ स्लाइड एरर और अ ट्रांसपोजिशन एरर। इसको जरा गौर से देखिएगा, स्लाइड एरर और ट्रांसपोजिशन एरर, इसके दो नाम है, ट्रांसपोजिशन एरर और अ स्लाइड एरर। ये क्या हुआ है, ये गलती की है हमने डिजिट की प्लेसमेंट में। कैसे डिजिट की प्लेसमेंट देखें, कि ये एग्जांपल जरा गौर से देखें जो बहुत कॉमन होता है, मुझसे भी बहुत ज्यादा इस तरह का एरर होता है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, ये बहुत कॉमन एरर है जहां पे जो डिजिट है उसकी प्लेसमेंट हम गलत करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये लिखा हुआ था 5,760 किसी भी जगह। अब ये समझे कि ये लेजर अकाउंट के अंदर हमारा मशीनरी का बैलेंस ये था 5,760, और जब हमने उसको उठा के आगे ट्रायल बैलेंस में लेके आए तो उसकी उसकी वैल्यू के अंदर उसकी जो डिजिट है उनकी प्लेसमेंट गलत हमने शो किए। मतलब कि हमने शो करना था 5760 शो करना था, हमने शो कर दिया 5670। मीन ये दो जो 6 7 है, बल्कि अगर ये सिर्फ 7 को आप देखें तो 7 को 5 के बाद शो करना चाहिए था, 5700 था, लेकिन हमने गलती से किसी एक या दो डिजिट की प्लेसमेंट हमने गलत कर दी। तो याद रखें अगर हम इस तरह का एरर करेंगे तो वो हमेशा 9 पे डिवाइड हो जाएगा। आप देखें, और अगर हम इस तरह का भी एरर करेंगे जो डेसिमल प्लेसेस के अंदर होगा, जैसे देखें यहाँ पे लिखा हुआ था 6,250, जिसको हमने गलती से 62.50 लिख दिया, तो भी हमारा दिस इज आल्सो। अगर इस तरह की किसी तरह के कोई एरर होंगे जहां पे जो इश्यू हमने किया है या जो हमने एरर किया है वो आपकी डिजिट जो है उनकी प्लेसमेंट गलत की है, या हमने डेसिमल प्लेस की जो है उसकी प्लेसमेंट गलत की है, तो वो आपका एरर जो है, जब आप ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का डिफरेंस क्रिएट कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, तो वो दोनों जो डिफरेंस होगा वो 9 पे डिवाइड हो जाएगा। अगर 9 पे डिवाइड होगा तो दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसपोजिशन एरर। और ट्रांसपोजिशन एरर जैसा कि आपको पता है अब कि इसका मतलब ये होता है, इस तरह से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक जगह वैल्यू लिखी थी 6,950, तो हमने उसको उठा के आगे लिख दिया 6,590। इसमें भी देख लें हमने क्या किया, 590 कर दिया ना कि 950 था। इस तरह के बहुत से ऐसे एरर हो सकते हैं जिसका अल्टीमेटली जो इश्यू आएगा वो प्लेसमेंट में इशू है कि आपने एक डिजिट की जो राइट प्लेस है उस पर आप नहीं शो करते, उसको गलत प्लेस पे शो करते हैं। एक बार आगे चलता हूँ। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि हमारा ये इशू भी नहीं था, यहाँ पे हमारा इशू ये था कि इससे भी हल नहीं हुआ, तो फिर हम आगे चलें। अगला स्टेप को देखें तो हम डिवाइड करेंगे डिफरेंस बाय 2। ये देखें
ठीक है। अब डिवाइड द डिफरेंस बाय 2, फॉर एग्जांपल ये हम इसी की एक एग्जांपल भी रखते हैं। फॉर एग्जांपल डेबिट अगर आपके पास था 5000 और क्रेडिट था आपके पास 7000, तो इससे हमारे पास डिफरेंस बना है 2000 का ना। तो 2000 को हम डिवाइड करेंगे 2 पे, तो वी गेट अ 1000 वैल्यू। जरा देखें, ये देखो ये हमारे पास आ गया 1000। अब 1000 जैसे ही आपके पास है 1000 द डिफरेंस, और 1000 जब भी आपके पास आ जाए तो आपने फिर इसको चले इस लाइन को भी पढ़ लेते हैं, चेक आइडेंटिकल बिगर अमाउंट का। इसको हमने इस कॉलम के अंदर इस जो हमारे पास डिफरेंस आया 1000 का, इसको हमने बिगर अमाउंट के अंदर ढूंढना है। हो सकता है जैसा हमने स्टेप नंबर 1 के अंदर चीज बताई थी उसी के मिलता जुलता चीज है कि ये अगर आप इसको बड़ी साइड के अंदर लोकेट करें, अगर बड़ी साइड के अंदर 1000 की वैल्यू आपको कहीं नजर आ जाए तो उसको जरा गौर से देखें। वो 1000 की जो वैल्यू है आइडेंटिकल सेम वैल्यू आपको बिगर साइड में नजर आ जाए तो जरा देखें कि ये जैसे यहाँ पे बिगर साइड क्रेडिट साइड था, वहां पे अगर आपको 1000 नजर आ गया तो उसको जरा देखें कि यार वो क्रेडिट साइड का ही है या डेबिट साइड का है। अगर वो डेबिट साइड पे हो तो आपका मतलब पूरा हल हो गया। क्यों? आप फिर क्रेडिट साइड से 1000 की वैल्यू को जब डेबिट साइड पे लेके चले जाएंगे वो ठीक हो जाए। मतलब वैसे उठा के नहीं लेके जाना स्टूडेंट कि 1000 कहीं वैल्यू को उठा के आप डेबिट साइड पे लेके नहीं देखना है। जरा हो सकता है कि उसका अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट हो जो आपने गलती से क्रेडिट में लिखा हो। अगर वो गलती से क्रेडिट में लिखा हुआ है तो जब वो डेबिट में चला जाएगा तो देखो अकाउंट बराबर हो जाएगा ना। यहाँ 7000 से 1000 माइनस होके वहां पे 5000 में प्लस हो जाएगा, तो दोनों आपके साइड जो है वो 6000 के बराबर हो जाएंगे। मैं इसको रिपीट करता हूँ कि आप ऐसा करें कि जो आपका डिफरेंस बनता है उसको डिवाइड करें 2 के ऊपर, और जो आपकी वैल्यू आती है उसको आप एक बिगर कॉलम के अंदर ढूंढना शुरू करें। अगर सेम अमाउंट सेम वैल्यू आपको बिगर अमाउंट में नजर आ जाती है तो जरा उसके अकाउंट को और से देखें कि यार कहीं आपने गलती से उसको क्रेडिट तो नहीं कर दिया। क्रेडिट या डेबिट भी हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक केस के अंदर मैं क्रेडिट की बात कर रहा हूँ कि उसको हो सकता है कि वो आपका कहीं एसेट अकाउंट हो जिसको आपने गलती से क्रेडिट कर रखा हो। हालांकि एसेट क्रेडिट तो नहीं होता, इसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। और अगर ये वैल्यू जैसे इस केस के अंदर है 1000 की वैल्यू, अगर फॉर एग्जांपल ये केस हमारा हो जाए, हमें कंफर्म हो जाए कि हाँ अच्छा ये तो मशीनरी अकाउंट था, इसको मैं गलती से लिख लिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1000 को जब आपका बिगर साइड जो 7000 है उससे जब 1000 को आप डेबिट साइड पे लेके जाएंगे तो पीछे वहां पे बिग साइड जो है वो 6000 बच जाएगा। और जो स्मॉलर साइड था जहाँ पे 5000 की वैल्यू थी इस केस के अंदर ये वाली, तो आपके पास यहाँ पे 1000 प्लस होकर दोनों साइड आपकी टैली हो जाएगा 6000 से। अच्छा जी, यहाँ तक अगर चीज क्लियर नहीं हुई है तो इसका मतलब है अब हमने जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीजें थी देखनी थी वो हमने देख लिए। अब आप पीछे चले जाएं, आप लेजर अकाउंट के अंदर चले जाएं। जैसा मैंने बताया कि हमें जब हम ट्रायल करते हैं या इस तरह की ऑडिट करते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में किया जाता है। यहाँ तक हमें नहीं पता चला तो फिर हम करेंगे चेक लेजर अकाउंट। इफ शोज अकाउंट इक्वल डिफरेंसेस, उसको हम उसके बाद हम लेजर अकाउंट के अंदर चेक करेंगे कि हो सकता है कि लेजर अकाउंट में जब हमने आगे लेजर अकाउंट को हम ट्रायल बैलेंस के साथ चेक करेंगे कि लेजर अकाउंट का जब हमने ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस को ट्रांसफर किए तो वहां पे तो कोई एरर नहीं है। हो सकता है किसी चीज को हमने देखने में गलत पढ़ लिया हो, 4000 लिखा हुआ था तो बस देखने में 6000 हमने यहाँ पे लिख लिया। कॉमन एरर होते हैं इस तरह से। और इसके बाद अगर और उसके बाद फिर हम लेजरी अकाउंट को फोकस करेंगे, लेजर अकाउंट को हम चेक करेंगे और क्रॉस चेकिंग करेंगे ट्रायल बैलेंस विद लेजर अकाउंट को इसमें आपस में क्रॉस चेकिंग करेंगे। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, रिकम्प्यूट करेंगे बैलेंसेस इन द लेजर अकाउंट। अभी हम लेजर पे खड़े हैं, हम लेजर को देख रहे हैं, फिर दोबारा से उनके बैलेंसेस को कैलकुलेट करके देखेंगे कि हो सकता है कि हमने बैलेंसेस को कैलकुलेशन में गलती की हो। तो अगर यहाँ तक लेजर अकाउंट आपका कोई इशू नहीं आ रहा तो लिहाजा इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस भी ठीक था, लेजर भी ठीक था। अब हम जाएंगे आपके जर्नल एंट्री की तरफ। तो फिर चेक करें, आपका पोस्टिंग चेक करें लेजर के अंदर कि जी एक एक एंट्री को देखें कि आपने सारी एंट्री को अपने लेजर के अंदर पोस्ट किया था और सारी को भी पोस्ट किया था, प्लस प्लस आपने ठीक अमाउंट पोस्ट की थी और ठीक साइट पे पोस्ट किया था। इसको आपने डिटेल से देखना है। फॉर एग्जांपल अगर ये क्रॉसिंग में ठीक हो जाए तो फिर आपने सिंपल आखिरी स्टेप के अंदर आपने जर्नल को आपने गौर से देखना है कि जर्नल के अंदर तो कोई इश्यू
नहीं है। तो स्टूडेंट ये हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको आपने फॉलो करना है, और यहाँ तक स्टेप 9 तक उम्मीद होती है कि तकरीबन आपका एरर जो है वो आइडेंटिफाई होता है। इसको इसी तरह से आप फॉलो करेंगे तो ज्यादा जल्दी आपका एरर आइडेंटिफाई हो जाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल की तरफ आते हैं। द क्लर्क ऑफ एबीसी बिजनेस रॉन्गली प्रिपेयर द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ ट्रायल बैलेंस करेक्टली। ये ट्रायल बैलेंस बना है, देखो इसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपस में इक्वल है, लेकिन एक बंदे ने गलत बनाया है। देखो ये क्या गलत बनाया है, इसकी क्या है? अच्छा जी, आपके पास यहाँ पे वैल्यू गिवन है, ओके। यहाँ पे देखे ऑनर इक्विटी है जी। हम ऐसा करते हैं टाइम सेव के लिए हम जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको और फिर इसको कॉपी कर लेते हैं सारे को। इस पे पहले जल्दी जल्दी से अकाउंट्स देख लेते हैं। देखो क्या हुआ है जी, ऑनर इक्विटी अकाउंट क्रेडिट में लिखा हुआ है, चले इसको बाद में पढ़ेंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, कमीशन रिसीव्ड है, फिक्स एसेट है। हम सिर्फ पहले देखते हैं कि ये अकाउंट हम इनको पहचानते हैं, कोई ऐसा नया अकाउंट तो नहीं है। ऑनर इक्विटी ओपनिंग स्टॉक, यस ओपनिंग स्टॉक आपकी ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता, हमने डिस्कस किया है। डिस्काउंट अलाउड है, कमीशन रिसीव्ड है, फिक्स एसेट है, सेल्स है, परचेज रिटर्न, से रिटर्न, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड, वेजेस, बिल रिसीवेबल, डेटर, बिल पेएबल, रेंट, इंटरेस्ट पेड, एक्सपेंस होता है, कैश, क्रेडिट एंड एंडिंग स्टॉक। ये देखें, ये एक चीज मुझे नजर आ गई है जिसको हमने मैं दोबारा भी बता देता हूँ स्टूडेंट्स, आपको तो याद भी होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी ट्रायल बैलेंस के अंदर कि आपके पास दो किस्म के स्टॉक्स होते हैं। ओपनिंग स्टॉक्स होते हैं जिसको ओपनिंग स्टॉक भी बोलते हैं, बिगिनिंग स्टॉक भी बोलते हैं, इन्वेंट्री भी इनको बोला जाता है, या सिंपल स्टॉक या इन्वेंट्री का वर्ड भी लिखा जाता है सिंपल, उसके साथ मेंशन नहीं भी होता ओपनिंग या क्लोजिंग, तो फिर भी बाय डिफॉल्ट उसको ओपनिंग समझा जाता है। लेकिन हमारे पास एक और स्टॉक भी होता है विच इज अ क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज कॉल्ड एंडिंग स्टॉक और एंडिंग इन्वेंटरी एंडिंग स्टॉक। उसके लिए ये स्टेटमेंट है कि ये बेसिकली जो होता है दैट इज अ पार्ट ऑफ अ ये हमारा जो है क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारे ट्रायल बैलेंस कैसा नहीं है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट। जो नेक्स्ट क्लासेस में हम किसी जगह देखेंगे इसको एडजस्टमेंट को, तो याद रखें जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक या एंडिंग स्टॉक की बात कर रहा हूँ, वो एडजस्टमेंट का पार्ट है, उसको एडजस्टमेंट में देखा जाता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर सिंपल उसको एक एडजस्टिंग एंट्री के तौर पे नीचे लिखा जाता है, आगे चल के उसको अब देखा जाता है। लिहाजा ये चीज हम यहाँ पे बिल्कुल इसको मैंने रेड इसलिए किया है कि इसको नहीं लेके आएंगे, ठीक है। और बाकी सारी चीजों को हम लेके आएंगे। चलें यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं ताकि जल्दी से हम उसको वहाँ पे कर सकें। मैंने कॉपी किया सोल्यूशन के अंदर के, यहाँ पे उसके अकाउंट्स लिखे हुए हैं। मैं सोल्यूशन में सिर्फ इसकी जो वैल्यूज है उसको पेस्ट करता हूँ। सबसे पहली वैल्यू यहाँ पे मेरे पास है जी ऑनर इक्विटी की, और आखिरी वैल्यू नंबर 19 है क्रेडिटर की और ऑनर इक्विटी की। ठीक हो गया। यहाँ पे कहाँ से, यहाँ से पेस्ट, ये पेस्ट देखिए। पहले 60,000 इसके सामने आके चेक कर लेते हैं गलत तो नहीं कर रहे हैं हम, और आखिर में क्रेडिटर भी आपके पास 6,900 यहाँ पे डेबिट साइड है। अब आप स्टूडेंट्स इनको ठीक करते हैं। पहला जो हमने यहाँ पे बात की थी कि आप सबसे पहले ये करें कि मेक श्योर बैलेंसेस इन ट्रायल बैलेंस इन करेक्ट साइड। सबसे पहली चीज को हम यहाँ पे अश्योर करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि ये चीजें ठीक है जी। ऑनर इक्विटी क्रेडिट होता है, ओके। ओपनिंग स्टॉक यस हमने ऐड भी करना है, डेबिट होता है। डिस्काउंट अलाउड, ये अलाउड की वर्डिंग याद रखिएगा, अलाउड की वर्डिंग हमेशा एक्सपेंस के लिए होती है, ये वर्डिंग हमेशा एक्सपेंस के लिए होती है। अच्छा एक्सपेंस, तो लिहाजा अगर डिस्काउंट अलाउड है तो ये हमारा क्या होगा, एक्सपेंस अकाउंट है। अगर ये हमारा एक्सपेंस अकाउंट है तो इसको डेबिट होना चाहिए। यहाँ पे से उठा के हम इसको डेबिट साइड पे रिपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। कमीशन रिसीव देखें, कमीशन रिसीव मुझे पता है कि आपको याद आ गया होगा। कमीशन रिसीव इज योर रेवेन्यू अकाउंट, अगर रेवेन्यू तो क्रेडिट में ठीक रिपोर्ट किया गया। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस को जरा गौर से देखें। फिक्स एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हमारे पास एसेट्स होते हैं। इसको एसेट्स यही है ना, यस एसेट्स हैं, तो इसको हम डेबिट साइड पे रिपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट पे देखें सेल्स अकाउंट है। सेल्स अकाउंट आपको पता है सेल का क्रेडिट बैलेंस होता है। उसके बाद परचेज अकाउंट है, ये देखें परचेज अकाउंट है। अगर परचेज अकाउंट है तो इसका नॉर्मल बैलेंस जो होता है हमें पता है कि ये आपका डेबिट होते हैं, क्योंकि दिस इज अ एक्सपेंस अकाउंट।
और नीचे परचेज रिटर्न बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है 1000, हमें पता है वो आपका इस साइड पे आएगा। उसके बाद आगे चलें, यहाँ तक हमने यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक नहीं, यहाँ पे मैं ग्रीन करता हूँ ताकि हमें याद रहे, हम यहाँ पे ग्रीन करने, यहाँ पे आ गया मेरी फिक्स्ड, ये भी हो गया हमारे पास। सेल्स का देखें क्रेडिट हो गया हमारे पास, परचेज को देखें डेबिट हो गया हमारे पास, परचेज रिटर्न भी क्रेडिट हो गया। इसके बाद सेल्स रिटर्न बिल्कुल डेबिट होता है, इसलिए कि सेल रिटर्न इसलिए डेबिट होता है कि सेल्स आपका क्रेडिट होता है, सेल रिटर्न डेबिट होता है। नीचे आ जाए कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड बोथ आर एक्सपेंस अकाउंट, तो लिहाजा इसको बोथ को हम डेबिट साइड पे लेके आते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया, आउटवर्ड भी हमारे पास आ गया, वेजेस एंड सैलरी ठीक अकाउंट है जी, बिल रिसीवेबल ठीक अकाउंट है, डेटर ठीक अकाउंट लिखा हुआ है, और उसके बाद हमारे पास अकाउंट है बिल पेएबल अकाउंट ठीक लिखा हुआ है, रेंट ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट पेड हमारे पास डेबिट होना चाहिए। तो हमने ये हमने थोड़ा सा एरर किया, ऊपर वाले में हमने इसको कर दिया है, लिहाजा इसको दोबारा से हम दोबारा सेट करते हैं। मैं इसको रिवर्स कर लेता हूँ, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से उठाते हैं, कॉपी अगेन, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, हमने करने में यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि हमारा नो सोल्यूशन में हमें करना है, ठीक है। आप लोग तो चूंकि कॉपी पे कर रहे हैं, आपको ये इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे। मैं दोबारा से इसको देखता हूँ, ऑनर इक्विटी क्रेडिट है जी, ओपनिंग स्टॉक डेबिट है, डिस्काउंट अलाउड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज एक्सप्रेस नेचर अकाउंट। जल्दी जाऊंगा स्टूडेंट्स, 500 यहाँ पे आ गया 500। उसके बाद कमीशन रिसीव ठीक है, क्रेडिट फिक्स एसेट्स आपके पास डेबिट होते हैं, ये डेबिट साइड पे आ गया। उसके बाद सेल्स आपके पास क्रेडिट होती है, ये क्रेडिट पे चले गया, और इसके साथ परचेज अकाउंट आपका डेबिट होता है, अपने आपका एक्सपेंस अकाउंट है डेबिट साइड पे, और इसी तरह से परचेज रिटर्न चूंकि क्रेडिट होगा, ठीक है। सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होगा, हमें पता है, ये दोनों हमने ऑलरेडी उठा के डेबिट किए थे, चूंकि हमें पता है बोथ आर एक्सपेंस अकाउंट, कैरेज इनवर्ड है, ये कैरेज आउटवर्ड है, wages and salaries expense account, bill receivable is a asset account, debtor is the asset account, bill payable is the liability account, credit side पे, rent is the expense account, debit side पे, interest paid is the expense account, इसको भी डेबिट साइड पे होना चाहिए स्टूडेंट्स। और फिर कैश हमारे पास डेबिट है, और लास्ट वन हमारे पास स्टूडेंट अकाउंट है क्रेडिटर, यू नो दिस इज अ लायबिलिटी अकाउंट, इसको क्रेडिट में आपने रिपोर्ट आपने करना है। तो जल्दी से इसको स्टूडेंट्स ये मैं ये आपके सामने पूरा आ गया, जल्दी से इसको आप मैं भी करता हूँ, आप भी देख लें इसको जल्दी से इसको हमने सम कर लें। 5000 प्लस 500 प्लस 60,000 प्लस 45,000 प्लस 2,000 प्लस 700 प्लस 600 plus 25,000 plus 7,000 plus 9,000 plus 3,000 plus 2,000 plus and 800, ये आपके पास वैल्यू आ गई 160 and 600, 1,60,000 और 600 रुपये, 160,000 and 600 रुपये, 160,000 and 600 रुपीज। ओके जी, इसको चेक करते हैं हम क्रेडिट साइड पे, 60,000 प्लस 700 प्लस 85,000 प्लस 1,000 प्लस 7,000 प्लस और 6,900, ये भी आपका बराबर आ गया 160,000 and 600, 160,000 and 600। सो इस तरह से हम इसको हमने ठीक कर ले। अब स्टूडेंट दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपके लिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा गौर से देखिएगा, इसलिए कि इसके अंदर एक ही चीज नहीं है कि थोड़ी सी हमारे पास कुछ एरर्स यहाँ पे एक स्टेटमेंट फॉर्म की सूरत में भी हमें नीचे नजर आ रहे हैं, जो हमने इसको अकोमोडेट करना है। हम ऐसा करेंगे स्टूडेंट्स, आप भी मेरे साथ रहिएगा, आप अपनी वर्कबुक के ऊपर जो आपके साथ ये पेज नंबर 59 है, आपने इसी के ऊपर वर्किंग करनी है।
ठीक है, और फिर इसको हम आगे चल के इसके अंदर लेके चले जाएंगे। पहले वर्किंग हम यहाँ पे करते हैं, चलें यहाँ पे वर्किंग करते हैं इसका। पहले सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि जो हमारे अकाउंट्स हैं वो उनको हम ठीक करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इनकी तरफ चलेंगे। पहले जल्दी से देख लेते हैं। उन्होंने कुछ क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ, ठीक है, इन्वेंट्री। अच्छा ये देखें, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री समटाइम लिख के दी जाती है स्टूडेंट, और समटाइम लिख के अगर नहीं दी गई उसके साथ डेट्स मेंशन है, तो फिर जरा गौर से देखिएगा ओपनिंग कौन सी और क्लोजिंग कौन। देखो यहाँ पे हमारे पास एक डेट यहाँ पे ये लिखी हुई है 31st 12 एंड 16, और दूसरे हमारे पास ये लिखी हुई 1st एंड 16। ये एक जनवरी की इन्वेंट्री है और एक दिसंबर की इन्वेंट्री है, और हमारा जो ट्रायल बैलेंस बन रहा है वो दिसंबर में बन रहा है। हमेशा हमारा जो ट्रायल बैलेंस बनता है वो आखिरी दिन में बनता है, क्लोजिंग डेट में बनता है। लिहाजा उसके ऊपर जो भी डेट लिखी हुई वो क्लोजिंग डेट होती है, उसके प्रीवियस जो होती है ओपनिंग डेट होती है। मीन जनवरी हमारी ओपनिंग डेट थी और दिसंबर हमारे पास अब क्लोजिंग डेट है। तो सिंपल ये वाली जो जो हमारे पास है इन्वेंट्री, इसको हम डील नहीं करेंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ अपनी बात, अगर इन्वेंट्री के साथ स्टॉक के साथ ओपनिंग एंडिंग मेंशन ना हो और सिंपल डेट्स मेंशन हो, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इन्वेंट्री स्टॉक ओपनिंग है और कौन सी क्लोजिंग है। तो उसके लिए आपने ट्रायल बैलेंस की डेट को देखना है। ट्रायल बैलेंस आपको पता है ना आखिरी दिन बनता है, पूरा महीना काम होता है, पूरा साल काम होता है, और आखिरी दिन जाके पूरा साल महीना हम लगे रहे हैं, जर्नल एंट्री पास करते रहे, लेजर पास बनाते रहे, लेकिन आखिरी दिन जाके हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो लिहाजा ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग डेट पे बनता है। और अगर जो ट्रायल बैलेंस का जो डेट हो, जैसे यहाँ पे 31 दिसंबर 16 था, तो ये देखें 31 दिसंबर 16 जो है ये आपका इन्वेंट्री के साथ लिखा हुआ है, लिहाजा ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इसको डील नहीं करेंगे और इस इन्वेंट्री को हम डील करेंगे। ओके, इन्वेंट्री आगे जी वेजेस देखें, वेजेस हमने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे उठाए, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है, इसको यहाँ पे होना चाहिए था। और उसके बाद दूसरी पे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि जी कमीशन अर्न 7000, ठीक लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स आप जल्दी जल्दी चलें, हमारे पास थोड़ा टाइम कम है। कमीशन अर्न है 7000, ठीक है। 60000 टेंजेबल एसेट्स गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पे होने चाहिए। इसके बाद सेल्स 5000 यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए। परचेजेस क्रेडिट लिखा हुआ है, डेबिट होना चाहिए। मैं आप भी इसी पेज के ऊपर स्टूडेंट्स, इसी पेज के ऊपर 59 पेज, अभी इस सॉल्यूशन पे नहीं जाते हैं, पहले इसी पे हम वर्किंग करते हैं, फिर यहाँ से हम वैल्यूज को लेके आगे चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आ गए, कहाँ पे आ गया था मैं, यहाँ पे आ गया, सेल्स हो गया था, परचेज हो गया था, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड यू नो कि परचेज रिटर्न को बोलते हैं, वो हमेशा क्रेडिट होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न आउटवर्ड मीन परचेज रिटर्न। परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट है। शेयर रिटर्न देख लें, ये डेबिट है। शेयर रिटर्न को क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। अब इन दोनों को छोड़ के अगेन फिर बताता हूं, इन दोनों को रिटर्न इनवर्ड, ये जो रिटर्न आउटवर्ड है, इस एक्सेप्ट दीज टू टर्म, इसको भी छोड़ के और इन दोनों को छोड़ के, देखो ये लिखा हुआ है ना रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। इसके अलावा किसी चीज के साथ इनवर्ड आउटवर्ड बनने लगेगा वो आपका एक्सपेंस है। जैसे ये नीचे लिखा हुआ था, ये दोनों एक्सपेंस हैं, आपका कैरेज इनवर्ड भी एक्सपेंस है, फ्यूल भी एक्सपेंस है, दोनों को डेबिट कर दिया। उसके बाद वेजेस है, नोट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल है, बिल पेबल लाइबिलिटी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद रेंट ठीक लिखा हुआ है, डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंस अकाउंट, यहाँ पे आ गया जी ये एक्सपेंस अकाउंट। और इसके साथ साथ देखें कैश, कैश आपका डेबिट है, और फिर इसके बाद क्रेडिटर है, क्रेडिटर क्रेडिट होंगे। यहाँ तक हमने इसको ठीक कर लिया। अब इन चीजों को भी कम्यूटेट करने हैं इसी के अंदर, ठीक है। ये नई चीज है जहाँ पे आपको एरर या ओमिशन व्हाटएवर आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के देगी, आपने कम्यूटेट करना। अब ये सपोज करें अभी तक आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, और ये भी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी, क्योंकि हमने इनको ठीक किया है, अभी नहीं पता है इसको बैलेंस क्या आएगा, टोटल क्या आएगा। अब इसने कहा कि जी क्रेडिट सेल्स, ओके, क्रेडिट सेल्स की क्या एंट्री होती है, चले हम लिख लेते हैं, ये क्रेडिट सेल, ठीक है जी। अब वर्थ रुपीज 4500 वाज ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओमिशन है, भूल गए भाई, एक चीज को हमने एन ही नहीं किया, तो इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स होती है ना, क्रेडिट 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 आपकी जब सेल्स होती है।
तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि ये जो जो हमारे अकाउंट से अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स जिसकी एंट्री होनी चाहिए थी 4500, इसको हम ओमिट कर गए हैं। अगर हम ओमिट कर गए स्टूडेंट्स कि हमने इसको जर्नल में भी नहीं लिखा, लेजर में भी नहीं लिखा और आप ट्रायल बैलेंस में भी लिखकर नहीं लिखा, वो तो हम कर लेंगे लेजर में और उसको जर्नल में तो हम देख लेंगे, लेकिन अभी जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इस एरर को यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में कम्यूटेट करना है, बाकी चीजें आपको रिक्वायर्ड नहीं है। अब इसको आपने कैसे कम्यूटेट करना है, देखो हमने अकाउंट रिसीवेबल और ये दोनों को हम ओमिट कर दिए, ना हमने अकाउंट रिसीवेबल को लिखा है ना हमने सेल्स को लिखा है। अब जरा गौर से एंट्री को देखो ना, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, एसेट है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जाके ढूंढो अकाउंट रिसीवेबल कहाँ पे, ये मैं अगर यहाँ पे लिख दूं इस तरह से प्लस 4500, क्या ख्याल है, मैं गलत कर रहा हूँ या ठीक कर रहा हूँ, आप क्या समझते हैं? और इसी के साथ साथ सेल्स अकाउंट जो है ये मैं इसके साथ अगर मैं प्लस लिख दूं 4500, समझते हैं इसको एक तरफ। देखो स्टूडेंट्स, हमने एक एंट्री को ओमिट कर गए हैं, क्रेडिट सेल्स की एंट्री को ओमिट कर गए हैं। अब क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, हमें पता है सेल्स हमेशा क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, तो ये ओमिट कर गए, मीन दोनों अकाउंट्स को हमने जर्नल में लेके आए, न लेजर में न ट्रायल बैलेंस में। अभी हमने अभी का केस हमारा कोई लेजर जो जर्नल का नहीं है, अभी का केस हमारा ये है कि इसको हमने अकोमोडेट करना है सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस में क्या करना है, अकाउंट रिसीवेबल है, डेबिट हो रहा है, तो अकाउंट रिसीवेबल अगर डेबिट हो रहा है तो ये कौन सा अकाउंट है, ये एसेट अकाउंट है। एसेट अकाउंट में जब डेबिट होता है तो उसको इंक्रीज लगता है, इसीलिए हमने इसको मजीद इंक्रीज कर दिया, ये देखें, ये हमने इसको मजीद इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और इसमें देखें सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट इज अ रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट को जब भी क्रेडिट लगता है तो वो इंक्रीज होता है, लिहाजा इसको क्रेडिट साइड का अकाउंट है ना, लिहाजा देखो अच्छा एक और आसानी कर दो, यहाँ पे डेबिट है ना, तो ये डेबिट साइड का अकाउंट होता है, अकाउंट रिसीवेबल, लिहाजा डेबिट डेबिट आपस में प्लस होते हैं। अगर ये देखें ये सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट अकाउंट है ना, और ये क्रेडिट साइड का अकाउंट है, और हमें पता है क्रेडिट क्रेडिट आपस में प्लस होते हैं, अगर वाइस वर्सा होता तो माइनस हो जाता। ओके जी, ये एक बात तो हमारी क्लियर होगी। आगे चलते हैं। दूसरा कह रहे हैं वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट शुड बी सेपरेट टू 15,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। अब स्टूडेंट करना क्या है कि हमारे पास एक अकाउंट है वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है ये वाला देखो, ये मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करूँ भाई, इसकी वैल्यू 25,000 रुपए है। वो कह रहा है कि इन दोनों को अलग अलग कर दें, और एक को आपका जो वेजेस है पहला उसको 15,000 रखें, और जो आपका सैलरीज है उसको अपने 10,000 रखना है। अब जरा इसमें एक और भी देख लें, देखो वेजेस अकाउंट ऑलरेडी भी यहाँ पे मौजूद है, इसमें इसका मतलब है हम दो वेजेस अकाउंट नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या है कि हम अगर यूं कर दें, यहाँ से हम इसको सिर्फ सैलरीज छोड़ दें, क्योंकि वेजेस ऊपर ऑलरेडी मौजूद है ना, और वेजेस की कितनी अमाउंट एंटर करनी है वेजेस के अंदर, तो हमने वेजेस के अंदर ये वेजेस एंड सैलरी अकाउंट शुड बी सेपरेटेड टू 15,000 10,000 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है यहाँ पे ये वेजेस अकाउंट के अंदर आप प्लस कर दें 15,000 को, ठीक हो गया। और ये यहाँ पे आके जो नीचे है ये वाला अकाउंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस 15,000। एक दफा फिर रिपीट करता हूँ इस बात को, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था कि वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट शुड बी सेपरेट टू 15,000 10,000 रिस्पेक्टिवली, कि अब ये वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट जिस दोनों जो इकट्ठा अकाउंट हमारे पास 25,000 की इसमें वैल्यू थी, इसको दो अकाउंट में डिवाइड कर दें, एक वेजेस हो जो 15,000 से हो, और एक आपका सैलरीज हो जो 10,000 से हो। फिर हमने क्या किया, इस अकाउंट को इसको स्प्लिट कर दिए दो पार्ट में, इसका वेजेस पार्ट यहाँ से उठा दिया, और ऑलरेडी अगर हमारे पास ये अकाउंट वेजेस ना मौजूद होता तो नया अकाउंट ओपन कर लेते, लेकिन यहाँ पे चूंकि मौजूद था तो सिंपल हमने उसमें ऐड कर दिया, लिहाजा ये अकाउंट सिर्फ सैलरी बच गया, और यहाँ पे हमने इसको लिख लिया माइनस 15,000। अभी वर्किंग करेंगे इसको, फिर इसको सेट कर लेंगे। आगे चलता हूँ, ड्राइंग ऑफ वर्थ ₹2,000 रॉन्गली चार्ज टू नॉट रिसीवेबल अकाउंट। भाई चार्ज का मतलब ये होता है कि उस अकाउंट पे हमने ऐड कर दिया, देखो आपके पास आपने एंट्री क्या की, दिस इज आल्सो एरर, हुआ ये था, करना ये था आपने ड्राइंग, मैं सपोज करता हूँ ड्राइंग टू कैश की एंट्री आपने पास करनी थी, ये राइट एंट्री थी, आपने गलती से इसको नोट रिसीवेबल को चार्ज कर दिया, मीट आपने नोट रिसीवेबल
गलती से आपने कर दिया। आपने करना क्या था, आपने ड्राइंग टू कैश करना, गलती से आपने चार्ज किसको कर दिया, नोट रिसीवेबल अकाउंट। तो बड़ी सिंपल है, नोट रिसीवेबल अकाउंट जो है कितनी वैल्यू 2000 की वैल्यू है, नोट रिसीवेबल अकाउंट है। तो इसमें आपने गलती से प्लस किया है इसको ना, लिहाजा प्लस किया है, तो इसको ऐड किया है या इसको डेबिट किया, लिहाजा इसको यहाँ से हमने गलती की हुई है, इसको माइनस कर देंगे। नोट रिसीवेबल अकाउंट ये है, इससे हमने इसको माइनस करेंगे विद द वैल्यू ऑफ रुपीज 2000। ये चलो उसमें से तो माइनस हो गया। अब इसमें माइनस हो गया तो फिर इस ये जाना कहाँ पे, ये ड्राइंग अकाउंट में जाना है। तो यहाँ पे देखें ड्राइंग अकाउंट है हमारे पास ड्राइंग अकाउंट नहीं है। तो हम ये जो आखिरी अकाउंट है इसको हम यहाँ पे वैसे उड़ा देते हैं, ये उड़ा दिया और यहाँ पे हमने लिखा 20 और 20 लिख के हमने यहाँ पे लिखा ड्राइंग अकाउंट। देखेंगे क्या हुआ इसके अंदर स्टूडेंट सिर्फ इतना हुआ है कि ये नोट रिसीवेबल अकाउंट था हमारे पास, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्राइंग ऑफ वर्थ रुपीज 2000, ड्राइंग की 2000 की वैल्यू हमने लिखनी थी, जो आपने देखो यहाँ पे लिख दी ड्राइंग, चलो ये लिख दिया। लेकिन इसने ये नहीं कहा कि ये ओमिशन थी, ये कह रहा है कि रॉन्गली चार्ज टू नोट रिसीवेबल अकाउंट, कि गलती से हमने नोट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया है। करना क्या था, ड्राइंग को था, तो गलती क्या थी, हमारा नोट रिसीवेबल अकाउंट के अंदर गलती थी, तो हमने जाके नोट रिसीवेबल अकाउंट में से 2000 को माइनस कर दिया और अपने जो राइट अकाउंट है उसके अंदर हमने ऐड कर दिया। ये हमारे पास ओवरऑल आ गया। आगे चलते हैं जी, लास्ट ट्रांजेक्शन आई थिंक यहाँ तक हो गया था। यस, अर्न एंड सेल ऑफ 15,000 वाज इनकरेक्टली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। वही बात है जो ऊपर वाली ट्रांजेक्शन की वही बात है। मैं ट्रांजेक्शन भी पास करके आपको बताता हूँ इसको। ये कह रहा था कि अर्न एंड सेल्स था आपके पास, फॉर एग्जांपल कोई भी हो सकता था, कैश टू अनअर्न्ड सेल्स था, ये ट्रांजैक्शन होनी थी, राइट ट्रांजैक्शन ये थी। गलती से आपने क्या कर दिया, आपने गलती से ये कर दिया कैश टू सेल्स में कर दिया, कितनी अमाउंट कर दी, 15,000 की। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी सेल में से माइनस करना है, चूंकि गलत हुआ है अन, यहाँ पे पहले हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं। और उसके साथ लिखते हैं सेल्स, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे मेंशन करते हैं 15,000। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि ये आपने बेसिकली ये करना था, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, अन एंड सेल ऑफ 15,000, ये मैंने देखो ये यहाँ में मैंने मेंशन कर, ठीक है हो गया। लेकिन क्या वाज इनकरेक्टली क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, हमने गलती से सेल्स को क्रेडिट कर दिया था। अगर गलती से सेल्स को क्रेडिट कर दिया था तो उसकी गलती को ठीक करने के लिए हम सेल्स से माइनस कर देते हैं 15,000 की वैल्यू, तो हमारे पास ऑलरेडी ये एडजस्ट हो जाए। अब आपके पास बिल्कुल ये क्वेश्चन भी होना चाहिए कि यार सर देखें, ये आप लोग आप क्रेडिट साइड पे दोनों चीजों को देख रहे हैं, यहाँ पे अगर इसमें से गलत किया हुआ था तो उसमें हमने माइनस कर दिया, और अनअर्न्ड सेल को करना था तो उसको हमने प्लस कर दिया। लेकिन ये डेबिट साइड को आपने नहीं देखा, तो स्टूडेंट्स डेबिट साइड को इसलिए नहीं देखा कि ठीक भी कैश होना था और गलत भी कैश ही हुआ है। डेबिट इंपैक्ट ही नहीं है, डेबिट साइड के इसमें एरर नहीं है, इसमें सिर्फ क्रेडिट साइड का एरर है, इसीलिए हमने इसको देखा है। आगे चल के हम ऐसी ट्रांजैक्शन को भी देखेंगे जो टू साइडेड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जहाँ पे एरर डेबिट और क्रेडिट दोनों में हो सकते हैं, तो फिर आपने दोनों को कम्युनिकेट करना है। इनमें तो क्लियर ट्रांजैक्शन में ये लास्ट टू ट्रांजैक्शन में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है कि ड्राइंग ऑफ वर्थ 2000 रॉन्गली चार्ज टू नॉट रिसीव अकाउंट, और इसी तरह से अनअर्न्ड सेल्स was incorrectly credited to the sales account। तो दोनों में क्लियर मेंशन है कि दिस इज अ सिंगल साइड इफेक्ट, इसको हमने इसी तरह से देखे। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा क्वेश्चन तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। अब मेरे साथ रहिएगा, अभी आपको ये नीचे ये भी बता रहा है कि कौन कौन से अकाउंट्स आपके यहाँ पे एडजस्ट होंगे, वो आपको मेंशन करके दिए हुए हैं। ये अपने अकाउंट एडजस्ट करने हैं, लेकिन इनको एडजस्ट करने से पहले अब मैं आपको बात बताऊं, आप अपनी वर्कबुक के नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। देखो ये पेज नंबर 60 पे आ जाओ जरा, इस पे ये लिखा हुआ है सेल्स। आपने क्या करना है, कैलकुलेशन इनकी ये कुछ अकाउंट्स दिए गए जो एडजस्ट करने हैं, मीन ये वाले अकाउंट
जिनमें एडजस्टमेंट आई हुई है, इनके आपने बैलेंसेस लिखने हैं यहाँ पे ठीक करके। कि आपने पहले ये नए बैलेंसेस लिखने, लेकिन जैसे सेल्स है, सेल्स को जाए कैलकुलेटर लें अपना, सेल्स अकाउंट में चला गया और उस अकाउंट में जाके जरा गौर से देखें आपके पास कितनी वैल्यू है, क्या क्या हुआ है प्लस माइनस। तो यहाँ पे ये हमने सारा लिखा हुआ है, ये मैं सारी को येलो करता हूँ। तो यहाँ पे पहले 35,000 था वैल्यू जी, उसमें से हमारा प्लस हुआ था जो अकाउंट रिसीवेबल का कैश था वो प्लस हुआ था, और माइनस आखिर में अनअर्न का जो कैश था हमने माइनस किया। तो ये बच गया हमारे पास 74,500। लिहाजा यहाँ पे हम लिखेंगे 74,500, ठीक है। और यही वैल्यू हमारे पास 74,500 यहाँ पे आपके पास तो चूंकि आप कागज पे काम कर रहे हैं, इसको ना चेंज करें, ठीक है। इसको इसी तरह से छोड़ें, जो भी वर्किंग हुई थी इसको ना चेंज करें। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आके इसको 74,500 लें, ठीक है। आगे चलिए, अब इसकी ये जो वैल्यू है ये वाली, अब दूसरे अकाउंट को क्या था हमारे पास जी, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल में आ जाए, अकाउंट रिसीवेबल ये आ गया, ये था जी 9,000। 9,000 में प्लस हो रहा था आपके पास 4,500, इससे बन के हमारे पास 13,500। आपने नहीं चेंज करना, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा टाइम पास हो जाए मेरा। 13,500 और ये 13,500 की वैल्यू आपने आपने यहाँ पे वर्किंग करनी है, ठीक है। यहाँ अकाउंट से हम इसकी वैल्यू अलग अलग। आगे चलता हूँ, फिर कौन सा अकाउंट मांग रहा है, वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट पे जाएं, टॉप पे वेजेस अकाउंट में क्या था जी, 15,000 प्लस 500, ये बन गया 15,500। देखिए 15,000 एंड ऑफ 500, मैंने इसी को कॉपी किया 15,500, तो यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे मैंने लिखा। चलता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट कौन सा था, सैलरीज अकाउंट था। सैलरीज अकाउंट तो हमें पता है, वो तो क्लियर हमने वहां पे कर दिया था। ये माइनस कर दिया यहाँ से, तो ये बच के 25,000 माइनस 15,000, यहाँ पे बच के 10,000, ठीक हो गया जी। ये आ गया आपका 10,000, यहाँ पे 10,000 मेंशन कर। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। आगे कौन से अकाउंट है, पहले सैलरीज के बाद कौन सा ड्राइंग अकाउंट है। ड्राइंग अकाउंट हमें पता है 2,000 की वैल्यू था। की वैल्यू, और उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें ड्राइंग के बाद कौन सा है जी, नोट रिसीवेबल अकाउंट। ये 7,000 से हमने माइनस किया था 2,000, तो आपके पास 5,000 रह गए यहाँ पे। नोट रिसीवेबल के साथ आप 5,000 लिखें। आखिरी अकाउंट हमारे अनअर्न्ड सेल्स हमें पता है 15,000 था, 15,000, और यहाँ पे देखो हमने इसको गलत साइड पे लिखा हुआ है, ये क्रेडिट होता है, यहाँ पे होना चाहिए अनअर्न्ड सेल्स, क्रेडिट साइड पे ठीक लिखा हुआ है, अब ठीक हो गया। यहाँ पे आप उठा के इसको 15,000 को यहाँ पे, स्टूडेंट बिल्कुल आखिरी स्टेप, चूंकि हमने सारी वर्किंग कर दी है, आप वर्कबुक पे लिख रहे हैं तो मुझे गौर से आखिरी पॉइंट को सुनिएगा। आखिरी पॉइंट ये है, हमने यहाँ पे तो सेट कर दी है सारी चीजों को, चूंकि हमारा, मैं इसको देख रहा हूँ कंप्यूटर के अंदर, तो हम तो यहाँ पे आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। आपने ये करना है स्टूडेंट्स कि ये अकाउंट नए अकाउंट्स हैं, ये जैसे ये आया है सेल्स, अकाउंट रिसीवेबल, वेजेस, सैलरीज, ड्राइंग, नोट रिसीवेबल और अनअर्न्ड, 1 2 3 4 5 6 7 अकाउंट जो इनके नए बैलेंसेस आएंगे। जैसे यहाँ पे जब हम सेल्स लिखेंगे ना, तो सेल जब आएगी तो इसका नया बैलेंस आएगा, ठीक है। बाकी तो वही बैलेंसेस आएंगे, लेकिन ये जो नए अकाउंट्स हमने लिखे हैं इनके नए बैलेंसेस आएंगे आपके पास, क्योंकि वर्किंग हुई हुई है पेज पे। अब आगे चले तो सबसे पहले यू लिखें, यहाँ पे लिखें पहला अकाउंट
आप लिखेंगे ओनर इक्विटी अकाउंट, इसकी इसी तरह 60,000 वैल्यू, इन्वेंट्री की भी सेम आएगी, लेकिन वेजेस जब लिखेंगे तो वेजेस की तो वहां पे कोई डिफरेंट वैल्यू लिखी होगी, प्लस माइनस आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने वेजेस चूंकि नया अकाउंट है तो वेजेस की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, ये वाले आपने उठाएंगे, और इसी तरह से सारी वैल्यू को आपने लिखना है। मैंने तो यहाँ पे एडजस्ट कर दिया था, ऑटोमेटिकली मैंने एडजस्ट कर दिया था, मैं तो सिर्फ यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। 21 अकाउंट आ गए जी। जब ये सारी चीजें आपकी पोस्ट हो जाएं, मीन ट्रायल बैलेंस में आ जाएं सारी चीजें, पोस्टिंग तो वर्ड नहीं यूज करना चाहिए इसके लिए, जब कैरी फॉरवर्ड हो जाए सारी चीजें, ये ज्यादा सुटेबल वर्ड है, तो इसको आपने अब हमने क्या करना है, इसको इसको चेक करना है कि ये ठीक है या इसकी दोनों साइड को चेक करना। चलें जल्दी जल्दी से कैलकुलेटर लें अपना, ये सारी वैल्यूज आपको नजर आ रही है। यस, मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले डेबिट साइड को। डेबिट साइड मेरी स्टार्ट हो रही है 3000 से, 3000 प्लस 15,500 प्लस 60,000 प्लस 45,000 प्लस, और उसके बाद 2,000 प्लस 700 प्लस 600 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 30,500 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 800 प्लस 2,000 प्लस इज इक्वल टू, तो हमारे पास स्टूडेंट इससे आंसर आ गया 163,100 रुपीज, 163,100। आगे चलते हैं, दूसरी साइड को देखें जरा, 60,000 प्लस 700 प्लस 74,500 प्लस 1000 प्लस 5,000 प्लस, आपने देखा होगा कि क्रेडिट साइड में आइटम कम होते हैं, कम अकाउंट होते हैं, डेबिट साइड में ज्यादा होते हैं। 6900 प्लस और आखिर में 15,000 टू 163,100, दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई है, लिहाजा हमारा क्वेश्चन 163,100। सो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी आपने अटेम्प्ट किया। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बड़े गौर से देखना है, इस तरह की क्वेश्चंस पेपर के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं आपके इस अंदर, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलता हूँ जल्दी से, तो हम ये यहाँ तक तो हमने चीजों को देखा, अब थोड़ा सा इसको पढ़ देते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में है, एन अकाउंटेंट कैन आल्सो कमिट एरर व्हाइल रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन देयर रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग और बैलेंसिंग अकाउंट एंड सो ऑन। किसी लेवल पे भी आप एरर कर सकते हैं, जनरल एंट्री में कर सकते हैं, लेजर में कर सकते हैं, या ट्रायल बैलेंस में। एरर शुड बी लोकेटेड एंड करेक्टेड एज सून एज अकाउंटेंट गिव द ट्रू एंड फेयर रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। जब भी आपको एरर पता चले तो सबसे पहले उसको लोकेट करना है एरर को, और उसको फिर जल्दी से एज सून एज पॉसिबल उसको अपने करेक्ट कर देना। देयर आर सर्टेन एरर्स व्हिच विल डिस्टर्ब द ट्रायल बैलेंस, और कुछ ट्रायल बैलेंस आपके ट्रायल बैलेंस को, कुछ एरर्स आपके ट्रायल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं और कुछ डिस्टर्ब नहीं करते। जो हमने कहा था कि ट्रायल बैलेंस रिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ ट्रायल एरर्स तो कुछ नहीं होते। एरर्स आर डिटेक्टेड और इसको आपने ठीक करने एक्सेट्रा। अब स्टूडेंट्स थोड़े से एक छोटी सी प्रैक्टिस है, जरा इसको देखिएगा, इसको जरा देखने। रेक्टिफाई द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अरूसा एंड ब्रदर। अब स्टूडेंट्स एक चीज को जरा देखें, आपके पास ये है कि गलती से आपकी वर्कबुक के अंदर ये दोनों चीजें जो हैं, ये दोनों कॉलम मिस हो गए हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह छोटा करता हूँ, और आप इसको वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके, यहाँ पे इसकी ट्रांजैक्शन कितनी है, 6 है ना, 6-7 ट्रांजैक्शन हैं, इनको आपने अपने पास, ये देखें फाइनल ट्रांजैक्शन भी वहाँ पे नहीं रिफ्लेक्ट हो रही। चलें इसको देख लेंगे ये क्यों नहीं आ रही यहाँ पे, तो मैं जल्दी से देख लेता हूँ कहाँ पे है ये ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे क्यों नहीं आई है। आप ऐसा करें कि इसको थोड़ा सा ये लिख लें, ये आखिरी ट्रांजैक्शन नहीं आई है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आ गया बाहर, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन किया, ठीक है। आपने इस इनको भी अपने पास लिख लेना, ये साथ साथ लिखते जाए, ठीक है।
ये देखिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन में ये कह रहा है कि आपके पास रॉन्ग एंट्री क्या है और करेक्ट एंट्री क्या है, तो आपने इन दोनों को देख के आपने रेक्टिफाइंग एंट्री देखो। आपकी पहले मैं करेक्ट एंट्री की तरफ जाता हूँ। आपने एंट्री पास करनी थी फर्नीचर टू कैश, दैट इज अ करेक्ट एंट्री। मैं यहाँ पे ग्रीन करता हूँ इसको, लेकिन गलती से क्या कर दी आपने, परचेज टू कैश कर दी। दिस इज बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंसेस कह कर दिया करना था। दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर का कैश था, आपने इसको रेवेन्यू एक्सपेंस कंसीडर कर दिया। तो आप देखें जरा गौर से, अब इसकी टेक्निक क्या है। मैं पहले इसमें आपको टेक्निक बताता हूँ और फिर आपको वो सारी आपको समझ आ जाएगी। टेक्निक ये है स्टूडेंट्स, अब देखना ये कि ये कितना किस साइड का फैक्ट है, मीन किस साइड का एरर है आपके पास। देखो क्रेडिट में देखो तो दोनों ठीक है। क्रेडिट में 6000 से क्रेडिट होना चाहिए था और 6000 से हो गया है, लिहाजा क्रेडिट में कोई इशू नहीं है। डेबिट में इशू है। डेबिट में क्या होना था, फर्नीचर होना था, कर क्या दिए, परचेज कर दिया है आपने। डेबिट क्या कर दिया, परचेज डेबिट कर दिया। अब जरा देखें, आपने एक तो ये करना है, आपने इस एक एंट्री के थ्रू आपने फर्नीचर को भी डेबिट करना है, और जो ऑलरेडी परचेज अकाउंट गलती से डेबिट हुआ है उसको भी आपने क्रेडिट करके वॉश आउट करना है। तो सिंपल हम एंट्री पास कर सकते हैं यहाँ पे, फर्नीचर टू फर्नीचर टू परचेज। फिर देखें, देखो मेरी बात, क्रेडिट तो दोनों जो कैश ठीक करना था या जो हमने गलत किए दोनों ठीक है, इसमें कोई इशू। डेबिट में देखें तो यार क्या होना था, फर्नीचर होना था, कर क्या दिए, परचेज कर दिए। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में अब क्या चीज है, परचेज को डेबिट किया हुआ है हमने, लिहाजा परचेज को पहले तो क्रेडिट करके इसके इफेक्ट को खत्म कर दिया हमने। और लिहाजा होना क्या चाहिए था, जो फर्नीचर होना था उसको हमने डेबिट कर दिया, तो हमारे पास एंट्री आ गई फर्नीचर टू परचेज। ये सेम ट्रांजेक्शन यहाँ पे भी है। मैं यहाँ पे रुकता हूँ, आप खुद करें, या पे यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करें और ये दूसरी ट्रांजैक्शन खुद करें। इसमें भी सेम है, क्रेडिट क्रेडिट में कोई इंपैक्ट नहीं है, डेबिट में इंपैक्ट है। कैश सैलरी टू कैश होना था, गलती से हमने एम और टू कैश कर दिया, लिहाजा सैलरी को हम डेबिट करेंगे और हमने क्रेडिट इसलिए किया कि एम गलती से हमारे पास डेबिट हो गया है, लिहाजा उसको क्रेडिट करके डेबिट के इम्पैक्ट खत्म कर दिया, और सैलरी को डेबिट होना चाहिए था जो नहीं हुई है उसको डेबिट करके उसके इम्पैक्ट ले आए। आगे चलें, ये भी उसी तरह की ट्रांजेक्शन है सेम। अब स्टूडेंट इसको आपने खुद करना है, कैसे करेंगे, कैश कैश बराबर है, रेंट होना चाहिए था, रावी टू कैश कर दी, हालांकि रेंट टू कैश होना चाहिए था, लिहाजा हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे रेंट जो होना चाहिए 1500 और 1500 रेंट टू रावी। एक रावी अकाउंट हमने गलती से शायद स्पेलिंग में इशू कर दिया है, रावी लिख दिया है रेंट की जगह, तो हमने रावी अकाउंट को डिलीट कर दिया। कैसे, हमने चूंकि वो डेबिट था उसमें क्रेडिट किया तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया, और रेंट चूंकि हमने लेके आना था उसको हम ले आए हैं। अब आगे चलें, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें देखें हमारे पास हमने सेल्स को क्रेडिट करना था, तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया, लिहाजा इसमें भी नहीं। हमने डेबिट करना था अकाउंट रिसीवेबल को, हमने डेबिट कर दिया सेल्स को, लिहाजा इसमें अफेक्ट को हमने देखने। अब जरा गौर से देखें, सबसे पहले ये देखें जो चीजें हमने करनी थी वो क्या करनी थी, हमने करना था अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है जी, हमने डेबिट करना था 12,000, हमने कर लिया यहाँ पे 12,000 डेबिट। ओके, उसके बाद देखें एक, और उसके बाद सेल्स को हमने क्रेडिट करना है वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक चीज जो इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, उसमें ये देखें, ये हमने जो कैश है ये वाला कैश देखो, इसको भी तो हमने क्रेडिट किया हुआ है ना। अगर इसको हमने क्रेडिट किया हुआ है तो इसको क्रेडिट ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हमने क्रेडिट किया हुआ है। एक तो देखो ये, अब इसको भी डेबिट करें ताकि इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाए। मैंने यहाँ पे लिखा कैश, पहले तो हमने अकाउंट रिसीवेबल को लिखा कि जी अकाउंट रिसीवेबल होना चाहिए था, आपकी एंट्री के अंदर है, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया।
फिर उसके बाद हमने इस कैश को चूंकि इसने क्रेडिट किया हुआ है, इसको डेबिट करके इसका इम्पैक्ट खत्म कर दिया। अब देखो, अब क्रेडिट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्स आएगा। तो जरा देखें, एक तो हमने ये 12,000 की सेल्स करनी है लाजमी, क्योंकि इस यहाँ पे क्रेडिट पे नहीं हुई, हमने यहाँ पे करनी, और साथ साथ जो उसने गलती से 12,000 डेबिट किए हुए उसका इम्पैक्ट भी खत्म करना है। लिहाजा अगर हम यहाँ पे यूं कर दें, आपका क्या ख्याल, हम ठीक कर रहे हैं? 24,000 कर रहे हैं अगर, अब जरा देखें इसको फिर देखते हैं, इस ट्रांजेक्शन को जरा गौर से देखें। अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, ये इसकी सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी, क्रेडिट हमने सेल्स की थी, ये एंट्री में थी। लेकिन उसने गलती से क्या किया, उसने पहले तो इसको सेल्स को भी डेबिट किया और कैश को भी क्रेडिट किया। तो हमने इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया, क्योंकि हमें अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखा कि जी डेबिट में कुछ और चीजों को हमने लेके आना है, तो यहाँ पे हमने आके देखा कि ये जो कैश थी जिसने क्रेडिट किया है गलती से, इसको डेबिट करें ताकि इसका भी इम्पैक्ट खत्म हो जाए, तो उसको भी हमने डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट की जब बारी आई तो जरा क्रेडिट को देखें, तो हमने ये सेल्स को क्रेडिट करना है 12,000, ये तो हमने जरूर करना है। लेकिन साथ साथ देखिए, हमने सेल्स को ऑलरेडी एरर, जो पहली एंट्री एरर की एंट्री है उसमें 12,000 से हमने डेबिट कर रखा है। लिहाजा इसको भी 12,000 को भी क्रेडिट करेंगे तो तब जाके हमारी ट्रांजेक्शन बराबर होगी। लिहाजा सेल्स को 2 दफा लिखने की जरूरत नहीं होती, सिमिलर अकाउंट को उसकी वैल्यू में उस वैल्यू को प्लस कर दें, 12,000 प्लस 12,000 इक्वल टू 24,000। आगे चलता हूँ स्टूडेंट्स, कैश टू अकाउंट रिसीवेबल। अब देखें इस ट्रांजेक्शन में देखें, कैश टू होना क्या चाहिए था, कैश टू सेल्स होना चाहिए था, हुआ क्या है, कैश टू अकाउंट रिसीवेबल। इसमें देखें तो दोनों दोनों ट्रांजेक्शन में डेबिट इम्पैक्ट तो ठीक हुआ है, क्रेडिट में इशू है। क्रेडिट क्या होना चाहिए था, सेल्स होना चाहिए था, कर क्या दिए, अकाउंट रिसीवेबल कर दिए। लिहाजा अकाउंट रिसीवेबल गलत किया ना क्रेडिट ने, इसको डेबिट करके इसका इफेक्ट खत्म कर। होना क्या चाहिए था, सेल्स, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ तक आगे। अब एक चीज को जरा, ये छोटा सा पॉइंट याद रखें जिसमें सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। सस्पेंस अकाउंट को डिटेल से भी हम आगे और भी देखेंगे। सस्पेंस अकाउंट हमारा बड़ा जबरदस्त अकाउंट है। सस्पेंस अकाउंट के लिए सिंपल एक ही बात बता दूं, सस्पेंस अकाउंट वहां पे ही आता है जहाँ पे चीजें आपको आपके पास कहीं जो हिडन हो, कोई चीजें सेंटर में गायब हो जाए, आपके पास कोई अकाउंट आपको ना मिल रहा हो, कोई चीज कोई ट्रांजैक्शन बराबर ना हो रही हो, और इवन अगर ट्रायल बैलेंस बराबर भी ना हो रहा हो, तो उसके लिए प्रॉपर तरीका ये होता है कि हम उस अकाउंट उसकी जगह सस्पेंस अकाउंट लिख के उतनी वैल्यू को साइड पे प्लस करके आगे चले जाएं। सस्पेंस अकाउंट इस तरह के केसेस में बेटा आएगा, आप माइंड याद रखें, जहां पे आपकी ओवरकास्ट या अंडरकास्ट का केस होगा। जैसे इसमें देखें, यहाँ पे लिखा होता है परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट रुपीज 1,500। ये कह रहे हैं कि परचेज अकाउंट जो है, परचेज रिटर्न बुक, हम आगे बुक्स ऑफ अकाउंट में देखेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे सिर्फ परचेज की बात कर लेते हैं। तो परचेज, ये कह रहे हैं कि परचेज अकाउंट जो है वो ओवरकास्ट किया हुआ, ठीक है, या अंडरकास्ट की बात आ सकती है। अब इसमें क्या देखना, एक तो पहला पॉइंट ये है कि जब ओवरकास्ट या अंडरकास्ट की बात आए तो आपका सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व होगा, एक बात। दूसरी बात ये कि अब कैसे इन्वॉल्व होगा, आप जरा देखें, ये क्या कि वो परचेस रिटर्न बुक है, ये बेसिकली आपके पास ओवरकास्ट है। तो जरा देखें, परचेस रिटर्न का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है ना। अगर इसको मजीद क्रेडिट लगेगा तो ये और ओवरकास्ट हो जाएगी और ऊपर की तरफ चली जाएगी, लेकिन इसको हमने कम करना है। लिहाजा अगर कम करना है तो यहाँ पे लिखिए परचेज रिटर्न, और इसके साथ साथ क्योंकि सेकंड अकाउंट में लिखे सस्पेंस, दोबारा रिपीट करता हूँ, रिपीट करता हूँ। सबसे पहले बात ये कि ये बेसिकली हम ये दो लास्ट केस जो है ये ओवरकास्ट या अंडरकास्ट के हम देखने जा रहे हैं। अब इसमें कह रहा था कि परचेज रिटर्न बुक जो है वो ओवरकास्ट कर दे, मीन उसमें एक वैल्यू आपने ज्यादा लिख ली है 15 को। अब देखना ये है कि परचेज रिटर्न बुक को जरा देखना है कि उसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्योंकि नॉर्मल बैलेंस जो होगा
उस साइड पे हम नॉर्मल बैलेंस की तरफ उसकी अमाउंट को लिखेंगे तो वो इंक्रीज की तरफ चला जाएगा, लेकिन अगर वाइस वर्सा लिखेंगे तो डिक्रीज की तरफ। यहाँ पे हमने डिक्रीज करवाना है क्योंकि ओवर कास्ट है, तो इसको इक्वल कास्ट लेके आना है। तो हमने देखा कि परचेज रिटर्न बुक जो है वो आपका उसका क्रेडिट बैलेंस होता है नॉर्मली। अगर ट्रांजेक्शन के अंदर दोबारा परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे तो उसमें प्लस हो जाएगा और ओवर कास्ट हो जाएगा। हमने क्या करना है, इक्वल कास्ट करना है, ज्यादा हुई वैल्यू है उसको कम करना है, तो लिहाजा उसको हमने डेबिट कर दिया क्योंकि इसका बैलेंस नॉर्मली क्रेडिट होता है। क्रेडिट करने से इसकी वैल्यू कम होगी तो हमारे पास जो गैप बना है वो क्रेडिट में बना है, उसमें हम सस्पेंस अकाउंट लिख लेंगे। दूसरी चीज को भी देखते हैं, सेल्स बुक अंडर कार। अब ये आपने खुद करें, यहाँ पे वीडियो स्टॉप करें और खुद करें। कैसे करेंगे कि देखो सेल्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। आपने क्या करना है, देखो सेल्स बुक अंडर कास्ट है, लिहाजा सेल्स अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है ना। इसमें मजीद ऐड करना है, ऊपर वाले में माइनस करना था, इसमें ऐड करना है। ऐड इसलिए करना है कि ये अंडर कास्ट है, कम वैल्यू, इसमें कुछ एक वैल्यू नहीं लिखी हुई, लिहाजा आपके पास जो गैप बना है वो डेबिट में बना है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3500। जानो जी अगेन, देखो सेल्स अंडर कास्ट मीन सेल अकाउंट को और उसमें अमाउंट को इंक्लूड करना है। सेल का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, लिहाजा उसको मजीद क्रेडिट लगाना है तब वो इंक्रीज की तरफ जाएगा। तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया मजीद, और उसका जो गैप बना वो डेबिट में बन गया, डेबिट में सस्पेंस लिख लें, सिंपल सी बात है। आखिरी ट्रांजेक्शन की तरफ स्टूडेंट्स आता हूँ, और ये आपको 5-6 ट्रांजेक्शन जल्दी से इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्डर्स बिल फॉर rupees 4600 for erection of a small shed was debited to the रिपेयर। ये भी देखें, दिस इज आल्सो केस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू। देखो जो आपका बिल्डर्स का बिल है, जहाँ पे आपने एक स्मॉल शेड को अपने काम पे उसको आपने इस्तेमाल काबिल इस्तेमाल बनाया है, तो इसका बेनिफिट एक साल तो नहीं होगा, ये तो एक साल से ज्यादा आपने एक शेड बनाया, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर गलती से इसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंसेस कंसिडर कर दिया है, और इसको हमने लिख दिया है जी रिपेयर एक्सपेंस को हमने डेबिट कर दिया। तो सिंपल सी बात है, इसकी एंट्री पास करेंगे, बिल्डिंग देखो हमने क्या किया था, हमारा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एक और बात बताऊं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो उसको उसके एसेट के नाम के साथ डेबिट किया क्रेडिट किया जाता है। जब भी नॉर्मली डेबिट किया जाता है जब आप उसको इनकर कर रहे होते हैं, कुछ केसेस के अंदर शायद क्रेडिट भी हो सके। लेकिन अब क्या करना है, अब आपने गलती से वाज डेबिटेड टू रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट, आपने गलती से उसका रिपेयर, आपने एक छोटा सा शेड बनाया है, और उसकी उसको वो शेड, तो शेड इज द पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग, उससे बेनिफिट एक साल से ज्यादा के लिए होगा, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। गलती से उसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंस कंसीडर कर दिया था, आपने एंट्री पास कर दी थी रिपेयर एक्सपेंस टू कैश फॉर एग्जाम्पल। तो हमने यहाँ पे रिपेयर एक्सपेंस आपने गलती से डेबिट किया हुआ था, उसको हमने क्रेडिट करके उसका इम्पैक्ट खत्म कर दिया, और बिल्डिंग को हमने डेबिट इसके साथ कर दिए 4600 के साथ। तो रिपेयर टू प्लांट अमाउंटिंग ₹900 हैज बीन चार्ज टू द प्लांट। अब देखो ये वाइस वर्सा की बात आ गई, अब आपने उल्टा कर दिया है, आपका रिपेयर टू प्लांट था, ये रिपेयर था आपका, विच इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। इसको आपने चार्ज किसको कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी को। नहीं, प्लांट एंड मशीनरी को उस वक्त चार्ज करते हैं जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, तब एसेट का नाम लिखा जाता है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंस है तो फिर एक्सपेंस का नाम लिखा जाता है। हमने यहाँ पे गलती कर दी, रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी, इसको प्लांट एंड मशीनरी को हमने चार्ज कर दिया था, लिहाजा उल्टा करें, यहाँ पे लिखे रिपेयर एक्सपेंस। फिर प्लांट कर रही है, मैं सिंपल लिखता हूँ रिपेयर एक्सपेंस टू प्लांट एंड मशीनरी। आपने गलती से, क्योंकि इस सेकंड केस जो था वो इनफैक्ट रेवेन्यू एक्सपेंस का केस था, उसको अपने गलती से कैपिटल एक्सपेंस कंसिडर कर दिया था, वाइस वर्सा करके उसको रिवर्स कर दिया 900 एंड 9। आगे चलते खाली परचेज डे बुक अंडर कास्ट। देख लो अंडर कास्ट कौन सी बुक है जी, परचेज डे बुक। परचेज
अंडर कास्ट है, इसको ओवर कास्ट करने के लिए बड़ी सिंपल बात है, परचेज का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट। इसको ज्यादा इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, इसमें इंक्रीज करना है तो उसको मजीद डेबिट लगेगा। और क्रेडिट हमें पता है जब ओवर कास्ट अंडर कास्ट के केस के अंदर सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा विद अ वैल्यू ₹1000। जी 4 नंबर पे चलता हूँ। चेक ऑफ ₹750 रिसीव फ्रॉम द हुसैन लिमिटेड वाज क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ हसन लिमिटेड। अब जरा देखें, आपने जो चेक लिया है वो हुसैन से लिया है, लेकिन गलती से आपने इसको हसन को क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट किसको किया? हसन को क्रेडिट किया। करना किसको था? हुसैन को था। लिहाजा अब आपने क्या करना है, आपने हसन को चूंकि क्रेडिट किया हुआ है गलती से, उसको खत्म करने के लिए आप इसको डेबिट कर दें, क्योंकि इसमें आप अकाउंट रिसीवेबल लिख सकते हैं या सिंपल नाम भी लिख सकते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। आपने क्या किया था अगेन, मैं फिर पढ़ता हूँ। चेक ऑफ 750 रिसीव फ्रॉम द हुसैन लिमिटेड वाज क्रेडिट टू द हसन लिमिटेड हसन। तो इसके लिए हमारे पास होगा, गलती से हमने हसन को क्रेडिट कर दिया, करना किसको था? हुसैन को करना था। लिहाजा हम इसके जो आपका हसन है, हसन लिमिटेड, इसका गलत क्रेडिट है, इसको डेबिट करके पहले इसको खत्म करेंगे। और जो ऑलरेडी आपका हुसैन जहां से आपने एग्जैक्टली चेक रिसीव किया था उसको आप क्रेडिट कर देंगे हुसैन के साथ। आपका कहाँ पे ये हुसैन लिमिटेड। इसमें हुआ क्या है स्टूडेंट, इसमें इस तरह हुआ है कि हुसैन लिमिटेड से हमने चेक लिया है, जो भी रिसीव किया है चेक 750 रिसीव किया है, तो हमने लिखना ये था बैंक टू हुसैन लिमिटेड। तो गलती से स्पेलिंग में एरर आया है तो हमने लिख लिया है बैंक टू हसन। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए हमने चूंकि हसन को डेबिट इसलिए किया कि उसको गलती से क्रेडिट कर रखा था, और चूंकि हुसैन को तो ऑलरेडी क्रेडिट होना था, लिहाजा उसको हमने क्रेडिट कर दिया 750 के साथ। 5 नंबर पे चलते हैं जी। द टोटल ऑफ अ रिटर्न इनवर्ड बुक वाज हैव बीन ओवरकास्ट। अब देखना ये है कि रिटर्न इनवर्ड बुक कौन सी होती है? दैट इज अ सेल्स रिटर्न बुक। शेयर रिटर्न का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। अब इसमें क्या हुआ है जी, टोटल रिटर्न इनवर्ड बुक ओवरकास्ट है, लिहाजा ओवरकास्ट है, रिटर्न इनवर्ड बुक है, नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सस्पेंस टू रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड बुक जो ओवरकास्ट होगी, ठीक है, ओवरकास्ट करने के लिए इसको नॉर्मल बैलेंस से उसको माइनस करने, लिहाजा अपोजिट लगेगा, अपोजिट टू द नॉर्मल बैलेंस। सिक्स नंबर पे चलते हैं स्टूडेंट्स। गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 4000 रिटर्न बाय द एक्स वर इंक्लूडेड इन द closing stock but no entry was made in the books of account. This is a very simple case of goods value repeat return by the, अच्छा ये सिंपल सा केस है, ये तो बेसिकली सेल रिटर्न का केस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल रिटर्न टू जिस बंदे का केस है, किस बंदे से हमने लिए? मिस्टर एक्स से। एक्स रिटर्न हो गया जी, इसकी कितनी वैल्यू? 4000। आगे चलते हैं जी 7 नंबर पे जी। रिसीव 2000 फ्रॉम द शेखर। हमने रिसीव किया 2000 फ्रॉम द शेखर, डेबिट टू हिज अकाउंट। हमने रिसीव किया है लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा उसको उल्टा कर दिया, रिसीव 2000 फ्रॉम द शंकर डेबिटेड टू हिज अकाउंट।
इसको हमने ठीक करना है। तो 7 ट्रांजैक्शन में हमारे पास जो एंट्री हो जाएगी ये हो जाएगा कैश टू अकाउंट बहुत सा भी बंदा है। कि हो जाएगा 2000 लास्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स। द सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय 1500। यहाँ पे आपकी जो आपकी सेल्स बुक है वो अंडर कास्ट है। तो सिंपल सी बात है, अगर सेल्स बुक आपकी अंडर कास्ट है तो सेल में मजीद प्लस करना, उसको क्रेडिट लगा दें, सस्पेंस टू सेल अकाउंट की आखिरी एंट्री हो जाएगी। सस्पेंस टू कितनी सेंटर कास्ट आपके पास 1500। जहाँ तक स्टूडेंट्स आपका आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, उम्मीद है कि आपको इसकी काफी सारी अंडरस्टैंडिंग होगी। आपके पास अभी इस क्वेश्चन के अनफॉर्चुनेटली इस चैप्टर के आपकी अकाउंटेंसी नॉलेज के ऊपर इसकी वो नहीं है, प्रॉब्लम सेट नहीं है, लेकिन कम से कम आपकी ये एमसीक्यूज हैं, जरूर इन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें, अभी इनको अटेम्प्ट करें ताकि आपको समझ आ सके कि आपने इसमें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका यूनिट है, लेक्चर है। और बीइंग एन अकाउंटेंट आज आपका ये पहला लेक्चर है। ट्रायल बैलेंस तक तो हम एज अ बुक कीपर काम कर रहे थे, आज थोड़ा सा हम उससे ऊपर चले गए। और एक और चीज स्टूडेंट जाते हुए याद आ गई कि लास्ट टाइम हमने बात की थी कि देयर आर 4 काइंड ऑफ एंट्रीज। रूटीन एंट्रीज को तो हमने जर्नल में देखा था लेजर से पहले, और ये जो आज हमने एंट्रीज की हैं दैट एंट्रीज का रेक्टिफाइंग एंट्रीज, ये सेकंड स्टेप है। अच्छा, और रूटीन एंट्रीज में तो हमने कुछ रूल्स रेगुलेशन एस्टेब्लिश किए थे वहां पे, तो यहाँ पे ठीक है बेस्ट ऑन सम रूल्स, लेकिन चीजें ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। ठीक है, आप देख सकेंगे कि सम टाइम आपकी सेल्स भी डेबिट हो जाएगी इस केस के अंदर। ये मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि जो आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री या एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, वो एडजस्टिंग एंट्रीज हम आगे देखेंगे, इनमें डिपेंड करते हैं सिचुएशन को। आपने सिचुएशन को देखना होता है कि सिचुएशन के अंदर आपकी क्या डिमांड है, और जो भी आपकी डिमांड होगी उसी के मुताबिक आपने इसको टैकल करना होता है। तो इन इस एमसीक्यूज को जरूर अटेम्प्ट करें, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट नंबर 11 में मिलते हैं। उस वक्त तक खुदा हाफिज।